हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के 130 क्वेश्चंस पूरे फुल डिटेलिंग के साथ कंप्लीट एनालिसिस करके बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जो कि आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो या आरओ का हो, सब में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके पहले हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास कवर कर लिया है। आज का सेशन पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसको पूरा बहुत अच्छे से कवर करिएगा। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस आता है तो 90 से 95% क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों अब आप लोगों का बेशकीमती समय को ना खर्च करते हुए हम लोग अपने सेशंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रिंट इसमें थोड़ा सा कम अच्छा है, पहले ही क्वेश्चन में है, बाकी सब क्वेश्चंस में ठीक है। अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? ये किसने कहा था अवध के बारे में? तो इसको समझने से पहले अवध साम्राज्य जो था दोस्तों, उसको अवध साम्राज्य को 1801 संबंधित है अवध साम्राज्य के बारे में, और अवध के बारे में 1856 आ जाता है। 1801 में इसको जो है सहायक संधि के माध्यम से इसको वेलेजली के द्वारा सहायक संधि इस पर थोपी जाती है, और 1856 में दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर इसको हत्या लिया जाता है। तो ये दोस्तों डलहौजी से संबंधित है, ठीक है, हमको ये चीज ध्यान रखनी है। सेकंड है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1856 ईस्वी का सारांश, मतलब 1856 का सारांश समझौता तालुकोदारों को हटाने के लिए आगे बढ़ा। मतलब जो 1856 का सारांश था, जो तालुकदार थे उनको हटाने के लिए आगे बढ़ा। सेकंड स्टेटमेंट है, अवध के तालुकदारों और उनके किसानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। अच्छा, अगर 1857 के विद्रोह में ये भाग लेंगे तभी तो तालुकदारों को हटाने के लिए आगे बढ़ेगा ये 1856 का जो सारांश समझौता आया था, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही होगा विकल्प, और मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये तालुकदार, और इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। विलय के बाद, मतलब जो व्यपगत सिद्धांत के बाद जो सभी साम्राज्यों को मिला लिया गया था डलहौजी के द्वारा, उसके बारे में बात हो रही कि विलय के बाद पहला ब्रिटिश राजस्व समझौता, जिसे 1856 के सारांश निपटान के रूप में भी जाना जाता है, अब उसके बारे में बता रहा है कि ये इस धारणा पर आधारित था। क्यों लाया गया था? क्योंकि तालुकदार जो थे वो भूमि में कोई स्थायी हिस्सेदारी नहीं रखने वाले हस्तक्षेपकर्ता थे। मतलब भूमि में कोई उनकी स्थायी हिस्सेदारी नहीं थी, फिर भी वो बल और धोखाधड़ी के माध्यम से भूमि पर अपना कब्जा स्थापित कर चुके थे। तो इसलिए ये चीजें आई थी, और कह रहा है कि अवध जैसे क्षेत्र में जहां पर 1857 के दौरान प्रतिरोध तीव्र हो गया था, और उसमें उस लड़ाई में तालुकदारों और उनके किसानों द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, इसलिए कई तालुकदार अवध के नवाब के प्रति वफादार हो गए थे। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल, ठीक है, जो नवाब की पत्नी थी, वाजिद अली शाह की पत्नी थी, उनके साथ जो है कई तालुकदार किसानों के साथ जो है 1857 की क्रांति में शामिल हो गए थे। इसलिए ये जो है 1856 का सारांश जो है इससे संबंधित ये समझौता भी था दोस्तों, ठीक है। थर्ड है, बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कमांडर कौन था? तो बक्सर की लड़ाई 1764 में होती है, और इसमें जो ब्रिटिश कमांडर था वो हेक्टर मुनरो था, ठीक है। चौथा है, अनार दोष परिहार मंडली के संस्थापक कौन थे? तो अनार दोष परिहार मंडली के संस्थापक गोपाल बाबा वलंगकर थे दोस्तों, ठीक है। ज्योतिबा फुले 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखे थे, ठीक है। और बाबा साहब अंबेडकर दोस्तों बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक पत्रिका भी चलाई थी। ये पत्रिका मराठी भाषा में थी, और इन्होंने एक पत्रिका और चलाई थी, मूक नायक। मूक नायक चूंकि मां से शुरू हो रहा है तो मराठी भाषा में है, ये भी थी मूक नायक, ठीक है। और इन्होंने 1836 में लेबर पार्टी की भी स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और ईवी रामास्वामी नायकर को दोस्तों पेरियार भी कहा जाता है, ठीक है, इनको पेरियार भी कहा जाता है, और इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था, ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। पांचवा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजा राम मोहन राय एक नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे, ये कहीं नहीं कहा गया है और ना ही ये चाहते थे, ठीक है। जो अपने धर्म में बुराइयां थी उसको समाप्त करना चाहते थे ये, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, ये सही है, ठीक है। तो 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, तो केवल बी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे, और तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1839 में हुई थी। और केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी। किसकी? भारतीय
सुधार संघ की स्थापना की थी, ठीक है। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में की थी, ठीक है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हम लोग जानते हैं, 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, उसमें इनकी बहुत बढ़िया भागीदारी थी, ठीक है। और आत्माराम पांडुरंग के बारे में हम लोग पहले के प्रैक्टिस सेट में बताए थे, पा से पांडुरंग, पा से परमहंस मंडली, पा से प्रार्थना समाज, ठीक है। तो प्रार्थना समाज और परमहंस मंडली दोनों की स्थापना इन्होंने करी थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की थी, और जो परमहंस मंडली थी उसकी स्थापना 1849 में की थी। नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। 7th है, कौन हेनरी विवियन डेरोजियो को बंगाल के आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत, आधुनिक सभ्यता के अग्रदूतों, हमारी जाति के सिपाही पिताओं के रूप में वर्णित करता है, जिनके गुणों से सम्मान मिलेगा और जिनकी असफलताओं पर सबसे विनम्र विचार किया जाएगा, ये कहते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में आपको थोड़ा समझाते हैं, थोड़ा बताते हैं। ये हमारा नोट्स बना हुआ है दोस्तों। सर हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में कहा जा रहा है ये एंग्लो इंडियन थे, ठीक है। 1820 और 30 के दशक में सक्रिय थे काफी भारत में, ठीक है। और यंग बंगाल आंदोलन, जिसे तरुण बंगाल आंदोलन भी कहा जाता है, तरुण मतलब युवा, तो इसके संस्थापक थे ये। और देखिए ये लिखा, आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि थे ये। पूछा जाता है क्वेश्चन, तो हमारे भारत में जो आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि कौन थे? आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि सर हेनरी विवियन डेरोजियो कहा जाता है। और इन्होंने जो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो कार्य किए गए थे, कौन से? समाचार पत्रों के माध्यम से, पैम्फलेट के माध्यम से और सार्वजनिक संघ के माध्यम से, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा कार्य किया गया था, उसी कार्य को इन्होंने आगे बढ़ाया दोस्तों, ठीक है। और सार्वजनिक प्रश्नों पर इन्होंने विचार किया, सार्वजनिक प्रश्न पर सार्वजनिक संघों का संचालन करते थे, कंपनी के चार्टर में संशोधन की बात करते थे और प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते थे, भारतीय मजदूरों के साथ उचित व्यवहार हो ऐसी बात करते थे। ऐसे पहलुओं को ये उठाते थे, ठीक है, प्रेस के माध्यम से। आंदोलन के रूप में ये सफल नहीं हो पाए ज्यादा, क्योंकि उसका कारण था कि उस समय सामाजिक परिस्थितियां हमारी परिपक्व नहीं थी कि ये उसको एक आंदोलन के रूप में खड़ा कर सकते थे। और विचारों को इनको व्यापक समर्थन नहीं मिला, क्योंकि उस समय ना ही प्रेस का इतना विकास हो पाया था और ना ही समाचार पत्रिकाओं का इतना विकास हो पाया था कि जो इनके विचारों को व्यापक समर्थन दिया जाए। और किसान के मुद्दों को ये नहीं उठाए थे। कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अभी यही स्टेटमेंट, ये पहले का हमारा नोट्स है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि डेरोजियन के बारे में लोगों को बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था दोस्तों, ठीक है। और यही देखिए आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत लिखा हुआ है इसी क्वेश्चन में दोस्तों। ये जो हमने नोट्स बनाया था, ये जब 1 साल 1.5 साल पहले जब हम आईएएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें ये स्टेटमेंट मिला था और हमने इसको अपने नोट्स में रख लिया था। तो जब हम इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे तो हमको ये चीज मिल गई और हमारा क्वेश्चन सही हो गया था दोस्तों। तो इसलिए आप लोग भी जब भी पढ़िए, अगर इसमें से कुछ नई चीज मिलती है तो अपने नोट्स को अपडेट करिए दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपडेट करना। और इन सब का पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ज्योतिबा फुले को जो महात्मा की उपाधि दी थी वो विठल राव कृष्ण जी वंदेकर ने दी थी। यहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, है कि नहीं। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। और महात्मा गांधी ने, अब देखिए, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जब मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, तो महात्मा गांधी ने अपनी कृतज्ञता अर्पित करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है। 9th है, किसने कहा था कि हमारी मातृभूमि के लिए 2 महान प्रणालियों, हिंदू धर्म और इस्लाम का जंक्शन ही एकमात्र आशा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और हम लोग जब आरो का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, उसमें यह कहा गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है कि अगर किसी को भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से आत्मसात करना है, उसको समझना है, तो विवेकानंद को पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है। तो इससे भी हम लोग थोड़ा सा गेस लगा सकते थे कि हिंदू धर्म और इस्लाम के जंक्शन ही एकमात्र आशा है। तो ये किसने कहा था? विवेकानंद ने कहा था। और इनका 1893 का जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वो भी काफी प्रसिद्ध है। और वहां पर इन्होंने अपने भाषण में बोला था कि जिस प्रकार से सारे नदियां, विश्व की समस्त नदियां समुद्र में जाकर के गिरती हैं, उसी प्रकार से जो विश्व के तमाम धर्म हैं उनका उद्देश्य भी एक ही है, ठीक है। तो यहां से हम लोग हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म से गेस लगा सकते थे दोस्तों आंसर का, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दयानंद सरस्वती ने वैदिक शिक्षा के पुनरुद्धार का आह्वान किया था। सत्य स्टेटमेंट है। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इन्होंने गौरक्षणी
सभा की स्थापना करने की बात की थी, इन्होंने पाखंड खंडनी पताका की स्थापना की थी, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा था, है कि नहीं, इन्होंने वेदों की ओर लौटो को नारा दिया था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। मूल शंकर दयानंद सरस्वती का दूसरा नाम था, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, तो दोनों इसका सही हो जाएगा। 11th है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया था। गलत बात है, विरोध नहीं किया था, समर्थन किया था इसने। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और रहनुमाई माजदासन सभा की स्थापना 1851 में हुई थी, ये स्टेटमेंट सही है, तो केवल इसका दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देवबंद आंदोलन के बारे में, देवबंद आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए, और इसकी स्थापना 1866 में 1866 में मोहम्मद कासिम नानातवी और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा की गई। अगर इतना बड़ा नाम नहीं याद होता है तो हम लोगों को बस नाना और गंगोही याद करना है। ठीक है, नानोतवी और गंगोही दोस्तों। ठीक है, और 1866 का ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1866 में सहारनपुर से देवबंद आंदोलन की शुरुआत होती है, और 1866 में ही उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय था वो आगरा में था। 1866 में आगरा में मतलब उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय का गठन होता है, और फिर इसको 1869 में इलाहाबाद में हस्तांतरित कर दिया जाता है, और फिर इसको 1919 के अधिनियम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नामकरण कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब 1866 से हमको चीजें इतनी रिलेट हो गई हैं, अब नहीं भूलेगा ये सब चीजें। ठीक है, अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था, और किसका? देवबंद आंदोलन का, और मुस्लिम समुदायों को शिक्षित करके पुनर्स्थापना करना था मुस्लिम समुदाय की। इसकी शुरुआत मुस्लिम समुदाय के रूढ़वादी वर्ग द्वारा की गई थी। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो शुरुआत थी वो मुस्लिम धर्म के रूढ़वादी कट्टरपंथियों के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसका गठन मुस्लिम समुदाय के नैतिक और धार्मिक उत्थान के लिए किया गया था। रूढ़वादी विचारक थे, लेकिन मुस्लिम समुदाय के नैतिक और धार्मिक उत्थान के लिए किया गया था। शिक्षा इस्लामी धर्म की दी जाती थी इसमें, यह ध्यान देना है। और इसने देवबंद स्कूल, अभी देख लेते हैं, देवबंद स्कूल ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का समर्थन किया। ठीक है, विरोध नहीं किया था, समर्थन किया था। और 1888 में जो सर सैयद अहमद खान की संस्थाओं के खिलाफ इन्होंने फतवा जारी किया था, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, तो ये चीज हो गई हम लोगों की देवबंद आंदोलन से संबंधित। और रहनुमाई माजदा सभा की स्थापना 1851 में की गई थी। पारसियों का एक समूह था, नाम से हम लोग थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि रहनुमाई माजदा सभा जो है पारसियों की थी। ठीक है, और यह आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? नौरोजी फरदोंजी, नाम याद रखना है, दादा भाई नौरोजी का नाम याद रखना। ठीक है, और कामा, मैडम भीखाजी कामा नहीं है, कामा, मैडम भीखाजी कामा भी पारसी महिला थी। ठीक है, तो ध्यान देना है, दादा भाई नौरोजी, मैडम भीखाजी कामा, मतलब इसमें कामा नहीं, लेकिन मैडम भीखाजी कामा, ध्यान, उससे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं नाम। फरदोंजी या फुरदोंजी, नौरोजी, कामा थे, और एसएस बंगाली थे। ठीक है, ये ध्यान देना है बस। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में होती है। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी, इसको बाद में देखते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 में मैडम ब्लॉटवस्की और कर्नल एल्कॉट के द्वारा की गई थी, या हेनरी एल्कॉट के द्वारा की गई थी। ये चीज ध्यान देनी है। और इसकी जो 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लॉटवस्की और कर्नल एल्कॉट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर इसको 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी को मद्रास में स्थापना कराई गई थी, मैडम ब्लॉटवस्की और कर्नल हेनरी एल्कॉट के ही द्वारा की गई थी, और मद्रास के अडयार में इसका मुख्यालय था दोस्तों। ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, और फिर जब 1893 में एनी बेसेंट भारत आती हैं, श्रीमती एनी बेसेंट भारत आती हैं, कब? 1893 में। ये वही समय था जब ये भारत आती हैं और विवेकानंद शिकागो जाते हैं विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट भारत आती हैं, और ऑलकॉट की मृत्यु के बाद सोसाइटी का नेतृत्व संभालती हैं। ये कौन? एनी बेसेंट दोस्तों। ठीक है, 13वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। सत्य स्टेटमेंट है, इसके पहले बहुत सारे संगठन आए थे और राजनीतिक भी थे वो। ठीक है, ध्यान देना, ये नहीं कि 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो पहला राजनीतिक संगठन था, पहला नहीं था। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पहला नहीं था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, अब 19वीं शताब्दी 1800 से शुरू होती है और 1899 तक जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब 1850 के बाद, ठीक है, 50 के बाद राजनीतिक संघों पर शिक्षित मध्यम वर्ग का प्रभुत्व था। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सर बदरुद्दीन तैयब जी, है कि नहीं, ये सब पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, तो पढ़े लिखे लोगों का 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस पर प्रभुत्व था, और
जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो आंदोलन हुए थे, जो राजनीतिक संघ स्थापित हुए थे, उसमें इनका भी प्रभुत्व था दोस्तों। ठीक है, अब ये देख लेते हैं जो 1885 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हुआ था, उसके पहले कौन कौन से राजनीतिक संगठन थे। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा सा बस बोल रहे समझ जाइएगा, और इतना समझ सकते होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये लैंड होल्डर्स सोसाइटी है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और राधाकांत देव के द्वारा। द्वारकानाथ टैगोर, ये वही द्वारकानाथ टैगोर हैं जिनके पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर होते हैं और उनके पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं। ठीक है, मतलब ये द्वारकानाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के दादा होते हैं। ठीक है, दादाजी होते हैं। ठीक है, और राधाकांत देव, ये वही राधाकांत देव हैं जो धर्म सभा की स्थापना करते हैं। जब राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, तो ये उनके विरोध में धर्म सभा की स्थापना करते हैं कि हिंदू धर्म में परिवर्तन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। और लैंड होल्डर सोसाइटी, ये जमींदारों के हितों के लिए था। ठीक है, ये लैंड होल्डर सोसाइटी, अब नाम से ही हम समझ सकते हैं जमींदारों के हित के लिए था। लैंड होल्डर्स, लैंड को कौन होल्ड करके रखते थे? जो जमींदार थे। तो लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारों के हितों के लिए आया था। ठीक है, 1837 में। फिर आता है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ऑफ बंगाल। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ऑफ बंगाल 1843 में आता है, जॉर्ज थॉमसन करते हैं आम लोगों के लिए। ठीक है, ये तीसरा संगठन है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1851 में इसकी स्थापना होती है और राधाकांत देव करते हैं। ये जो दोनों थे, उपयुक्त दोनों का विलय कर दिया जाता है। ये दोनों जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ऑफ बंगाल था, इन दोनों का विलय करके ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन 1851 में कौन करते हैं? राधाकांत देव करते हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, बा से बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी करते हैं। इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है ये। ठीक है, और उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये सब देखिए हम क्रम से लिखे, क्रम से बनाए अपना नोट्स। ठीक है, ये देखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी करते हैं। इसका बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, है कि नहीं? दादा भाई नौरोजी करते हैं इसकी स्थापना। ठीक है, और पूना राणा, पूना परमहंस मंडली नहीं, पूना पांडुरंग नहीं, ये पूना से पूना पासे परमहंस मंडली नहीं आ जाएगा, ना प्रार्थना समाज आ जाएगा, ना पांडुरंग आ जाएगा। पूना राणा से हम रिलेट कर देंगे, पूना राणा। ठीक, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे करते हैं। ठीक है, और रानाडे किसके गुरु होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले के। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु होते हैं? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु होते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। और महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, और महाराष्ट्र का लोक हितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना है। इंडियन एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया जाता है। और फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ध्यान दीजिएगा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन है। कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका पहले नाम क्या था? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1884 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ये क्या बात है? 1885 हम लोग पढ़े थे अभी तक। वो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब हुआ था? जब 1885 में दादा भाई नौरोजी ने सलाह दी कि अब इसका नाम एसोसिएशन की जगह कांग्रेस रख दीजिए। तब जो है इसका नाम 1885 में कांग्रेस रखा गया, तब से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहलाया जाने लगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 14th है, भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कादम्बनी गांगुली थी। ठीक है, तो कादम्बनी गांगुली थी दोस्तों। अब भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कादम्बनी गांगुली थी। ठीक है, और कलकत्ता से स्नातक की पढ़ाई की थी और पहली महिला थी स्नातक करने वाली है भारत में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसलिए नहीं, और इंपॉर्टेंट हो जाती है, हम लोग देखते हैं 1889 का कांग्रेस का अधिवेशन और 1890 का कांग्रेस का अधिवेशन। ये कई बार पहले के सेशंस में हम बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं। 1889 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहां हुआ था? बंबई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बेदरबर्न ने की थी। और किस लिए फेमस है? इसमें भारतीय महिलाओं ने पहली बार इसमें भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया था महिलाओं ने पहली बार, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 1890 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें महिलाओं में कादम्बनी गांगुली जो थी, इन्होंने संबोधन किया था। मतलब महिलाओं के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार संबोधन 1890 में किया गया था। और 1890 का कलकत्ता अधिवेशन फिरोज शाह मेहता के द्वारा इसका अध्यक्षता की गई थी दोस्तों। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और बंगाल की पहली महिला शहीद कौन होती है? प्रीतिलता वाडेकर होती है। जब हम लोग सूरसेन वाला, ये IRA इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन वाला कांड देखते हैं, चटगांव शस्त्रागार पर हमला जब ये लोग करते हैं, तो प्रीतिलता वाडेकर उसमें मुठभेड़ में, मतलब जो प्रीतिलता वाडेकर इसमें सुसाइड कर लेती है। बंगाल की पहली महिला शहीद किसे कहा जाता है? वो प्रीतिलता वाडेकर को कहा जाता है। ठीक है, कल्पना दत्त भी उसमें शामिल रहती हैं।
चटगांव शस्त्रागार हमले में। ठीक है, 15 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कार्रवाई के द्वारा निदेशक न्यायालय और नियंत्रण बोर्ड को खत्म कर दिया गया। ये भी करा चुके हैं जब रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास ले रहे थे पॉलिटी के शुरुआत में हम लोग। ठीक है, निदेशक न्यायालय और नियंत्रण बोर्ड को खत्म कर दिया गया था। खत्म कब किया जाएगा? जब इसकी जगह पर कुछ और आएगा। भारत परिषद का गठन किया गया था तो 1858 के अधिनियम में इसको समाप्त करके 1858 के अधिनियम में भारत परिषद का गठन किया गया था और भारत परिषद को संचालित करने के लिए एक भारत मंत्री के पद का सृजन किया गया था, है कि नहीं। और इसकी अब इसको समाप्त कर दिया गया 1858 के अधिनियम में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1784 के। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा 1858 का भारत शासन अधिनियम भी देख लेते हैं। समय मत देखिए कि इस वीडियो में समय ज्यादा जा रहा है। ठीक है, देखिए कंटेंट आपको कितना मिल रहा है। ठीक है, 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत का शासन क्या है? भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। तो इसमें यह ध्यान देना हम लोगों को, जो ये कहा गया है कि जो भारत का शासन था कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति होती है और उसके बाद चीजें परिवर्तित होती हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। यही तो क्वेश्चन में मिला है और ये 4 महीना पहले बता चुके हैं हम। ठीक है, तो ये चीज समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। ये सब 1858 की बात है। कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। ठीक है, और भारत में एक मंत्री पद का सृजन किया गया। ठीक है, ध्यान देना है। और एक भारत परिषद का गठन किया गया जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के और 7 सदस्य निदेशक मंडल के द्वारा। ठीक है, मतलब भारत परिषद में कुल 15 सदस्य थे। और भारत में शासन को संचालित करने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई और सचिव का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद के प्रति था। भारत के प्रशासन पर सचिव का संपूर्ण नियंत्रण था, उसी का वाक्य अंतिम होता था। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। राज्यों का विलय अब नहीं होगा, ऐसी बात की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ाई होती है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेता थे? तो लाल बाल पाल भी थे, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। लाल बाल पाल घोष थे। तो ठीक है, तो ये तीनों थे। 17वां है, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले जो करते हैं, ये बनारस का अधिवेशन होता है और उत्तर प्रदेश में कुल 9 अधिवेशन हुए थे। ये बनारस का अधिवेशन 1905 में होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 1925 का अधिवेशन कानपुर में प्रथम भारतीय महिला करती है, कौन? सरोजिनी नायडू करती हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 1946 में मेरठ का अधिवेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 3 अधिवेशन इलाहाबाद में होते हैं और 3 अधिवेशन लखनऊ में होते हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद में जो अधिवेशन होता है 1888 में और 1892 में और 1910 में। और 3 अधिवेशन जो लखनऊ में होते हैं वो 1899 में, 1916 में और 1936 में होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और जो 1905 का बनारस का जो अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं 1905 में, इसमें स्वदेशी और बहिष्कार को अनुमोदित किया गया था। ठीक है, 18 है, दादा भाई नौरोजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। सही बात है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी 1866 में। ये भी सही है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं जब एसोसिएशन वाला पढ़ रहे थे कि 1885 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पहले भारत में कितने जो है राजनीतिक संगठन थे। ठीक है, ये पढ़ चुके थे वह। हालांकि इसकी स्थापना लंदन में की गई थी। ठीक है, वह कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार चुने गए थे। ये भी सत्य स्टेटमेंट है। उन्होंने केसरी और मराठा का संपादन किया। तो कोई भी जो शुरुआत कर रहा होगा पढ़ाई का ये भी बता देगा यही गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा। केसरी और मराठा का संपादन दोस्तों बाल गंगाधर तिलक करते हैं 1881 में दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 और 1895 2 वर्षों के अंतराल पर 1893 में गणपति उत्सव शुरू किया जाता है और 1895 में शिवाजी उत्सव का शुरुआत किया जाता है। ठीक है, 90 निम्नलिखित में से किस कार्रवाई से कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय पर एकाधिकार समाप्त हो गया? तो 1833 के एक्ट के तहत चीन के साथ व्यापार और चाय पर एकाधिकार समाप्त हो गया था। कई लोग इसमें 1813 में कंफ्यूज हो सकते हैं। 1813 में कंपनी पर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था परंतु पूर्णतः नहीं समाप्त किया गया था। 1813 में चाय और चीन के साथ व्यापार करने की अनुमति थी, लेकिन 1833 में पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो 1833 का आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। 20 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुई थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल दोस्तों 1798 से 1805 तक आ जाता है लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल दोस्तों। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल आ जाता है 1899 से 1905 तक और लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल आ जाता है 1844 से 1808
1948 तक दोस्तों, ठीक है। और एक लॉर्ड हार्डिंग दुत्ती आते हैं, दुत्ती जब 1910 से 1916 के बीच में आते हैं, लॉर्ड हार्डिंग दुत्ती, जिन पर जो है दिल्ली कांड वाला हुआ था, राज बिहारी बोस ने बम फेंक दिया था और जापान चले गए थे, ठीक है, तो ये हो गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 में। 21वां है सार्वजनिक सेवाओं पर एचिंसन समिति 1886 की स्थापना किसने की थी? तो 1886 में कौन भारत का वायसराय था? तो डफरिन था, तो वही किया होगा। तो डफरिन कब से कब तक था? 1884 से 1888 तक था, ठीक है, तो यही किया था, ठीक। 22वां है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, ठीक। 23वां भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो 1891 का जो भारतीय कारखाना अधिनियम आया था, ये दूसरा कारखाना अधिनियम था, ठीक है। इसने बच्चों के लिए काम के घंटों को प्रतिदिन 9 घंटे तक सीमित करा, ये गलत बात है। 7 घंटे सीमित था काम, और 7 घंटे सीमित जो किया गया था वो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में ही किया गया था, ठीक है। और इसमें महिलाओं के लिए प्रतिदिन अधिकतम कार्य समय 11 घंटा निर्धारित किया गया था, सत्य स्टेटमेंट है। और 1.5 घंटे का समय अवकाश भी, लंच पीरियड भी निर्धारित किया गया था। तो कह रहा कि कौन सा सही नहीं है? तो पहला ही सही नहीं है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे दोस्तों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और जॉर्ज यूल कब अध्यक्षता करते हैं? 1888 में इलाहाबाद में अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। और विलियम वेदरबर्न दोस्तों ये 1888 में अध्यक्षता करते हैं और 1910 में अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और ये दोनों 1910 वाला दोस्तों इलाहाबाद में करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 25वां है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित होने पर भारत का कौन गवर्नर जनरल था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित होने पर दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग कैनिंग लगा देंगे इसका आंसर। कैनिंग के समय में लागू हुआ था और पारित हुआ था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ध्यान देना है ये चीज, ठीक है। 26 है ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अकाल आयोग था? दोस्तों इसको हम लोग शॉर्ट्स बना के भी हम इसका करा चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अकाल आयोग रिचर्ड स्ट्रेची ही अकाल आयोग था दोस्तों। रैले आयोग विश्वविद्यालय अधिनियम से संबंधित था, 1904 में आया था। हंटर कमीशन दोस्तों शिक्षा आयोग भी था जो 1854 में आया था, सॉरी 1882 में आया था। और 1919 में एक हंटर समिति आई थी। वो हंटर समिति क्या थी? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस पर जांच करने के लिए एक हंटर समिति, ठीक है। अब अकाल आयोग आया है तो हमको 5 अकाल आयोग के बारे में पता होना ही चाहिए। अगर 5 अकाल आयोग पता है तो अकाल आयोग का क्वेश्चन हमसे गलत कभी नहीं होगा। तो पहला होता है स्मिथ आयोग दोस्तों, ठीक है। स्मिथ आयोग आता है दोस्तों 1860 में। उसके बाद आता है कैंपबेल आयोग। कैंपबेल आयोग आता है 1866 में। उसके बाद आता है स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग आता है 1878 या 1880 में दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। उसके बाद आता है मैकडोनाल्ड आयोग। मैकडोनाल्ड आयोग आता है 1900 में दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद आता है वुड हेड आयोग। वुड हेड आयोग आता है 1945 में दोस्तों, ठीक है, 1945 में। तो ये चीज ध्यान देनी है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 27 भारत में डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोला, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा कारखाना इन्होंने पुलिकट में खोला था, ठीक है। और पुलिकट को ही बाद में इन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया था, जहां से इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं भी जारी की थी, जिसको पैगोडा कहा गया था, ठीक है। डचों का भारत में पतन पुर्तगीज एवं डचों के मध्य हुए युद्ध बेदरा का युद्ध था, ये गलत है। बेदरा का युद्ध तो हुआ था 1759 में, लेकिन पुर्तगीज और डचों के बीच में नहीं हुआ था, डचों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, ठीक है। डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था 1759 का बेदरा का युद्ध। और बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जब 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था तो मीर जाफर ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, रॉबर्ट क्लाइव का। तो मीर जाफर को उसके बाद बंगाल का नवाब बना दिया गया। फिर 1759, उसके बाद हम लोग देखते हैं 1764 के युद्ध में जो बक्सर का युद्ध होता है, और उसके पहले मीर जाफर को हटा करके गद्दी पर मीर कासिम को बिठाला जाता है। मीर जाफर को हटा करके क्यों हटाया जाता है, मीर कासिम को क्यों बिठाला जाता है? क्योंकि 1759 का जो वेदरा का युद्ध हुआ था, इसमें मीर जाफर जो है डचों की तरफ से भाग लिए थे, डचों की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। इसलिए 1759 में वेदरा का युद्ध के बाद डचों को हराने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को भी नवाब के पद से हटा दिया और मीर कासिम को बिठाला था दोस्तों, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला सही है और दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक। 28वां भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कालक्रम के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में पुर्तगीज सबसे पहले आए और सबसे अंत में वापस गए, सही स्टेटमेंट है। 1498 में आए थे और 1961 में गए थे, है कि नहीं। भारत में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी सबसे बाद में आई थी, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। 1664 में सबसे बाद में आई थी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सत्य हो जाएंगे। 29 है, मैसूर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर उनके बढ़ते कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो रंगपट्टनम की संधि में मैसूर राज्य का बंटवारा हो जाता है, यह सत्य स्टेटमेंट है, ठीक है। और यह कब होता है? 1792 में, ठीक है, 1792 में। अभी बताते हैं। रंगपट्टनम मतलब श्री रंगपट्टनम की संधि। हैदर की अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि, तो मद्रास की संधि होती है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 में, ठीक है। चिक्का कृष्णराज वाडियार द्वितीय का शासन, तो इसका शासन था दोस्तों 1734 से 61 तक दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान देना। तो इसमें सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले दोस्तों 3 आ जाता है, सबसे पहले 3 आ जाता है, तो सी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी, इसमें क्या हुआ था? जो 1793 में श्रीरंगपट्टनम की या 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ये कहते हैं इसमें जो टीपू सुल्तान था, कृष्णा पेन्नार का इलाका, जो कृष्णा और पेन्नार नदी का इलाका था, इस इलाके को निजाम को दे दिया गया था। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान में समझौता हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, तो इसमें कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो इसको दे दिया गया, निजाम को दे दिया गया। उसका तुंगभद्रा नदी के ऊपर का क्षेत्र मराठों को दे दिया गया। उसका डिंडीगुल और दोस्तों मालाबार का क्षेत्र अंग्रेजों के द्वारा अपने पास रख लिया गया। और उसके बाद इससे 3 करोड़ रुपए हर्जाने की बात की गई, और जब तक 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक इनके बेटों को अंग्रेजों के कैद में रहना था दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान देना है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद दोस्तों टीपू सुल्तान, इनकी शक्तियां एकदम छीन हो गई थी, ठीक है। डुप्ले के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था जिसके समय में कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हुआ था, यह सत्य स्टेटमेंट है। डुप्ले को 1754 में फ्रांस वापस बुला लिया गया था, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में होता है। एक्सला शापेल की संधि के माध्यम से प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन होता है। उसका दूसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है 1749 से 54 के बीच में। तो जो 54 में जब डुप्ले फ्रांस हार जाता है तो डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है और इसके जगह पर गोदेहू के भेज दिया जाता है, ठीक है। इसके जगह पर किसको भेजा जाता है? गोदेहू के भेजा जाता है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि पर समाप्त होता है? पौंडीचेरी की संधि है। और तीसरा फ्रांस का युद्ध होता है 1756 से 63, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, और ये पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था, ठीक है, ध्यान देना। 31वां प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई निम्नलिखित संधियों को उनके बढ़ते कालक्रम में व्यवस्थित कर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 82 के बीच में। इसमें 4 संधियां होती, सूरत, पुरंदर, बड़गांव और सालबाई की संधि। सूरत की संधि दोस्तों होती है सबसे पहले, फिर पुरंदर की संधि होती है, फिर बड़गांव की संधि होती है, फिर सालबाई की संधि होती है। तो 1, 2, 3 ये जो लिखा हुआ है यही इसका क्रम लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। और सूरत की संधि जो होती है दोस्तों वो 1775 में होती है, और पुरंदर की संधि 1776 में होती है, और बड़गांव की संधि 1778 में होती है, और सालबाई की संधि 1782 में होती है। और इसी सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। ये हो गया। और पुरंदर की संधि इतिहास में 2 बार हुई है। एक शिवाजी के बीच में 1666 में, 1665 में शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में हुई थी, ठीक है। शिवाजी को मुगलों को 23 किले वापस करने पड़े थे, ठीक है, ये ध्यान देना इसमें। 32वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंपनी ने निम्नलिखित में से किस माध्यम से जमींदारों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया था? ध्यान देना है। जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया था, सत्य स्टेटमेंट है। स्थानीय पुलिस एवं न्याय की शक्तियां उनसे छीन ली गई, यह भी सत्य। किसी प्रकार की प्रशासनिक शक्ति और न्यायिक शक्तियां उनसे छीन ली गई थी। कलेक्टर का कार्यालय जमींदारों को नियंत्रित करने का एक साधन बन गया था, यह भी सत्य है। तो तीनों स्टेटमेंट सत्य हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी इसका सही है। 33 है, निम्नलिखित में से कौन प्राच्यवादी विद्वान था? प्राच्य का उल्टा पाश्चात्य होता है। तो प्राच्य मतलब पूर्वी, मतलब जो भारतीयों को, भारतीय संस्कृति की जो संरक्षण करने वाले विद्वान कौन कौन से थे? विल्सन थे, सही है, और प्रिंसेप थे, सही है। मैकाले का तो पता ही होगा, नहीं होंगे, तो पहला और तीसरा इसमें सही जाएगा। मतलब कितने सही हैं? तो केवल 2 विकल्प सही है, विल्सन, प्रिंसेप और हेस्टिंग्स भी था दोस्तों। वॉरेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और बंगाल का आखिरी गवर्नर था, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स भी प्राच्यवादी विद्वान था, कह सकते हैं
क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में दोस्तों 1784 में क्या था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, और उसी के शासनकाल में जो है मनु स्मिथ का एक कोड ऑफ जेंटूज लॉ का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, विलियम विल्किंस के द्वारा जो है गीता का अनुवाद किया गया था, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया गया था, प्रथम मदरसे की स्थापना की गई थी, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है जो पूर्वी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, इसलिए कहा जाता है कि प्राच्यवादी विद्वान विल्सन, प्रिंसेप और हेस्टिंग्स भी आ जाते हैं। ठीक, 34 है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बंगाल का राज्यपाल या बंगाल का गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल में बदल दिया गया, सत्य स्टेटमेंट है। गवर्नर जनरल के 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई, ये भी सत्य बात है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय 1773 में के एक्ट के तहत 1774 में किया गया, ये भी सत्य है। कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी गई, ये भी सत्य है। तो सभी चारों विकल्प इसके सत्य हो जाएंगे। हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लेते हैं। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया, सत्य स्टेटमेंट है। और नोट क्या है, पहले के गवर्नर को थे, मतलब बंगाल का जो गवर्नर होता था, मतलब इसके पहले गवर्नर होते थे, तो बंगाल का जो आखिरी गवर्नर था कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। और बंगाल का जो पहला गवर्नर था क्लाइव था, क्लाइव, बरेलास्ट, कार्टियर, हेस्टिंग्स, ये लोग थे बंगाल के गवर्नर। और बंगाल का गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स से शुरुआत हो जाती है। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, और गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे। अभी स्टेटमेंट में हम लोग देख चुके हैं, और ये वीडियो, ये पीडीएफ हमने कब का अपलोड कर दिया था। कौन कौन से थे ये भी अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन वारेवल, ये पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया था, किसके, कलकत्ता, बंगाल के अधीन। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। मुख्य न्यायाधीश होते हैं एलिजा इम्पे, और अन्य न्यायाधीश होते हैं चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड होते हैं। ठीक है, न्याय ब्रिटिश कानून के अनुसार देना होता था, ये सब चीजें हो गई हैं। 35वां क्वेश्चन है, आजादी के बाद के निम्नलिखित घटनाक्रमों को बढ़ते कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। कश्मीर के भारत में विलय संबंधी पत्र पर दस्तखत, ये दस्तखत दोस्तों 26 अक्टूबर 1947 में होता है। ठीक है, 1947 में होता है। ठीक, ध्यान देना है। पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध विराम 1949 में होता है। महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या 30 जनवरी 1948 को होता है। और जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 में। ठीक है दोस्तों, इससे अच्छा, तो इसमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो 4 पहले हो जाएगा, यही 4 1 3 2 इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, ये जो 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनते हैं, और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल होने से मना कर देती है, और मुस्लिम लीग शामिल होती है 26 अक्टूबर 1946 को। ठीक है, ध्यान देना है। और 2 सितंबर को ही एक चीज और ध्यान देनी है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे कभी भी पूछा जाए, चाहे किसी एग्जाम में पूछा जाए, कि 2 सितंबर 2023 को, यही 2 सितंबर 46 नहीं 2023 को आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ था, भारत का पहला सूर्य मिशन लॉन्च हुआ। ठीक है, तो डेट इसकी याद रखनी है। ठीक, 36 है, अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में वेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन दोनों ने कार्य किया, सत्य स्टेटमेंट। अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष होता था वो गवर्नर जनरल होता था या वायसराय होता था, जो उपाध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री थे, वो अपने जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंधों का प्रभारी भारत का वायसराय था, ये गलत बात है। राष्ट्रमंडल संबंधों में प्रभारी भारत के जवाहरलाल नेहरू थे, मतलब अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, तो क्या पूछा, कौन सा कथन असत्य है, तो केवल दूसरा कथन असत्य है दोस्तों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 37 कथन कारण वाला। जिन्ना ने राजगोपालाचारी फार्मूले का समर्थन किया था, जिन्ना कभी समर्थन कर ही नहीं सकते, तो पहला गलत हो गया, तो तुरंत आ जाते हैं डी है, ए गलत है और आर सही है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की अवधारणा का समर्थन किया गया था, ये बात सत्य है दोस्तों। ठीक है, 38वां, रेड क्लिफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस रेखा के तथ्यों को 13 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया, जिसके आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। गलत बात है, ये 17 अगस्त 1947 में इसका प्रकाशन किया गया था, इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ ने तत्कालीन भारत को 3 भागों में बांटा था, सही बात है। एक भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, पश्चिमी पाकिस्तान, और एक पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश था उस समय। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सत्य है, तो दूसरा केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में स्लो डाउन हड़ताल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो स्लो डाउन हड़ताल है ना, ये जो शाही नौसेना विद्रोह हुआ था उसको स्लो डाउन हड़ताल कहा जाता है। और शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था, 18 फरवरी
1946 को हुआ था शाही नौसेना विद्रोह, तो उसको स्लो डाउन विद्रोह कहा जाता है। तो इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा आंसर, ठीक है। 40 भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे अगस्त क्रांति कहा जाता है, सही बात है, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिया था, अमूमन लोग इसको सही मार देंगे, लेकिन दोस्तों गांधी जी ने नहीं दिया था भारत छोड़ो का नारा, इस वजह से इसका केवल एक आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यूसुफ मेहर अली होते हैं, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और साइमन गो बैक का नारा दिया था, दो नारे उनसे फेमस हैं। और अगस्त क्रांति से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक अगस्त घोषणा और एक अगस्त प्रस्ताव और एक अगस्त क्रांति दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मिलान के लिए भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अगस्त घोषणा क्या होता है, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा थी वो अगस्त घोषणा कहलाती है, क्योंकि वो भी अगस्त माह में हुई थी, 8 अगस्त को, ठीक है। और अगस्त प्रस्ताव क्या होता है, जो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त महीने में अगस्त प्रस्ताव 1940 में पेश किया जाता है, वो कहलाता है अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त क्रांति क्या होती है, जो 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास होता है, वो कहलाती है अगस्त क्रांति दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। 41 है, आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री रास बिहारी बोस बने। आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री रास बिहारी बोस बने और आजाद हिंद सरकार ने अपनी औपचारिक सेना के रूप में आजाद हिंद फौज का गठन किया। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आजाद हिंद फौज सरकार के जो प्रधानमंत्री रास बिहारी बोस नहीं बने। रास बिहारी बोस को बनाने के लिए प्रधानमंत्री जब बात आई तो वहां की जो सेना थी वो उन्होंने मना कर दिया कि रास बिहारी बोस क्योंकि भारत के नागरिक नहीं थे, इन्होंने जब दिल्ली कांड किया था, मतलब लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के बाद जब ये जापान भाग आए थे तो नागरिकता जापान की ले ली थी इन्होंने, इसलिए रास बिहारी बोस को नहीं बनाया गया था। तो इसके कौन बने, सुभाष चंद्र बोस थे दोस्तों, ठीक है। और आजाद हिंद सरकार ने अपनी औपचारिक सेना के रूप में आजाद हिंद फौज का गठन किया, ये भी गलत स्टेटमेंट है। मतलब पहले आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था, फिर जाके आजाद हिंद फौज के जो सेनापति बने थे, प्रधानमंत्री बने थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने आजाद हिंद सरकार के गठन की बात की थी दोस्तों, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ना तो 1 ना तो 2 इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। कांग्रेस अधिवेशन 1946 का कांग्रेस अधिवेशन मेरठ में होता है, अभी बता चुके थे, और उसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी करते हैं, सत्य स्टेटमेंट है, ठीक है। 1947 का कांग्रेस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते हैं, ये भी सही है। 1939 का कांग्रेस अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू नहीं करते हैं, पट्टाभी सीतार मैया करते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। तो ये गलत हो जाएगा, कह रहा कितने युग्म सुमेलित हैं, तो केवल 2 युग्म सुमेलित हैं इसमें, ठीक है। 43 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हुई थी, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 तक था, ठीक है, ध्यान देना। तो द्वितीय विश्व युद्ध तो नहीं होगा ये, ठीक है, तो 1 नहीं होगा, जहां जहां 1 है कैंसिल कर दो, तो बी और सी आंसर इसका हो जाएगा, 2 और 3 बी ऑप्शन। शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया है, सैडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया था, ये सत्य स्टेटमेंट है। और तृतीय अफगान युद्ध भी इसके शासनकाल में हुआ था, ये भी स्टेटमेंट सत्य है दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान देना है हम लोगों को। और एक चीज और ध्यान देनी है, हम लोगों को सैडलर आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। सैडलर आयोग क्या होता है, 1917 में सैडलर आयोग आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1904-5 में रेले आयोग आता है, विश्वविद्यालय अधिनियम आता है लॉर्ड कर्जन के समय में। उसी कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम की समस्या का अध्ययन करने के लिए सैडलर आयोग आता है, और इस सैडलर आयोग में जो शामिल थे भारतीय, उनमें आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद भारती शामिल थे, ठीक है। अगर लिखा नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, और अगर आपके पास नोट्स नहीं इसका बना तो नोट्स जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसने क्या किया था, विश्वविद्यालय आयोग की आलोचना की थी, और 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की थी, जो आज की शिक्षा प्रणाली अभी तक थी, ठीक है। जो नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने से पहले जो शिक्षा नीति लागू थी, वो यही देखिए 10+2+3 पर आधारित थी, ठीक है। स्नातक स्तर पर 3 वर्षीय शिक्षा होगी, ये पहले किसने कहा था, ये पहले सैडलर आयोग ने कहा था। और महिला शिक्षा की बात की थी, और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो स्थापना हुई थी वो सैडलर आयोग के द्वारा ही की गई थी दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान देना है, ठीक। 44वां है, खुंट कट्टी प्रणाली के संदर्भ में क्या सत्य है। खुंट कट्टी प्रणाली दोस्तों क्या होती है, ये आदिवासियों की भू प्रणाली होती है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना, आदिवासियों की भू प्रणाली होती है। भूमि पर जो संयुक्त स्वामित्व होता था उसे खुंट कट्टी प्रणाली कहते थे, ठीक है, व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं। खुंट कट्टी का मतलब भूमि पर स्वामित्व, मतलब संयुक्त स्वामित्व होता था, ठीक है। 45 भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इन्हें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, सही बात है।
इस अधिनियम में द्वैध शासन को 8 प्रांतों में लागू किया गया था। दोस्तों ये भी सत्य बात है। और तो असत्य पूछा है तो दोनों नहीं असत्य है कि नहीं? तो दोनों सत्य है तो असत्य दो कोई नहीं होगा इसमें, ठीक है? तो दोनों सत्य स्टेटमेंट है। 46 है, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया लिखे थे, सत्य मिलान है ये। रमेश चंद्र दत्त दोस्तों द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखते हैं, ये भी सत्य मिलान है। और महादेव गोविंद रानाडे दोस्तों द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विक्टोरियन एज नहीं लिखते हैं, ये भी पुस्तक यही लिखते हैं, ठीक है? कौन? रमेश चंद्र दत्त लिखते हैं, ठीक है? ध्यान देना है। तो इसका क्या कितने युग्म सुमेलित है? तो 2 युग्म सुमेलित है केवल, ठीक है? ध्यान देना। 47 है, हंटर शिक्षा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? अभी ऊपर बता चुके हैं। हंटर शिक्षा आयोग का गठन 1882 में हुआ है। अभी सैडलर आयोग 1917 में था, अब हंटर कमीशन 1882 देखते हैं। इसने प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में लागू करने की बात की। जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो निजी भाषा में होनी चाहिए, मतलब स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, ठीक है? और महिला शिक्षा हेतु पर्याप्त प्रबंध की बात की। और उच्च शिक्षण संस्थानों से सरकार को हट जाना चाहिए। जो इसके पहले वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था जो लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 विश्वविद्यालयों का गठन करना है, कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालय का गठन करना है, सरकार के द्वारा करना है। लेकिन यहां पर क्या कहा गया? उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना से संबंधित या उच्च शिक्षण संस्थानों से सरकार को हस्तक्षेप से हट जाना चाहिए, सरकार को उसमें नहीं भागीदारी करनी चाहिए, ठीक है? ये। और 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय का गठन किया गया, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का, एक मणिपुर कृषि विश्वविद्यालय और एक झांसी कृषि विश्वविद्यालय। अब दोस्तों यहां से जैसे कृषि विश्वविद्यालय आया, हम लोग आरओ के प्रैक्टिस सेट में जब लगा रहे थे तो उसमें भी बताए थे पूरे यूपी में 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। और यूपी में 6 कृषि विश्वविद्यालय पूछा जा सकता है कौन कौन सा? एक झांसी कृषि विश्वविद्यालय मतलब रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, एक कानपुर में सीएसए चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये हो गई, 2 हो गई। तीसरी हो गई दोस्तों फैजाबाद में आचार्य नरेंद्र देव के नाम पर है, ठीक है? ये हो गई। और चौथा है मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है। 5वां है बांदा कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है? और छठा है प्रयागराज में हेगिन बॉटम कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है? तो ये 6 यूनिवर्सिटियां आपको, कृषि यूनिवर्सिटियां आपको याद होनी चाहिए। हमें याद है तो आप लोगों को भी याद होना चाहिए दोस्तों, जरूरी है, ठीक है? 48 है, कौन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो सुभाष चंद्र बोस रहे, जवाहरलाल नेहरू रहे, डांगे रहे, मदन मोहन मालवीय नहीं रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय रहे, मदन मोहन मालवीय इसका आंसर हो जाएगा। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1920 में होती है और इसकी स्थापना कौन करते हैं? एनएम जोशी करते हैं। और इसके पहले जो अध्यक्ष होते हैं लाला लाजपत राय होते हैं, ठीक है? 49वां है, कौन कानपुर षड्यंत्र केस में आरोपी था? तो डांगे थे, रामचरण लाल शर्मा भी थे, सिंगरावेलू चेट्टियार भी थे। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, ठीक है? और कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में होता है। और पहले भी बता चुके हैं कि कानपुर षड्यंत्र केस और काकोरी षड्यंत्र दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। हालांकि कानपुर षड्यंत्र केस और जो काकोरी षड्यंत्र केस से संबंध में जो संस्था थी एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना सचिन नाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य नेता मिलकर के करते हैं, उसकी स्थापना 1924 में हुई थी। और कानपुर षड्यंत्र केस भी 1924 में हुआ था। तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, कानपुर षड्यंत्र केस और काकोरी षड्यंत्र केस एक ही है, एक नहीं है दोस्तों, ठीक है? 50वां है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 1857 के विद्रोह, इसमें आरंभिक चरण में आम नागरिकों की भूमिका बिल्कुल नहीं थी, गलत बात है, भूमिका थी। बहादुर शाह जफर ने मुगल सम्राट के तौर पर इस विद्रोह को अपना समर्थन नहीं दिया, देंगे कैसे नहीं, लोग जबरदस्ती दिलवा दिए थे, है कि नहीं? तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों कुछ सत्य है, तो 2 कोई नहीं सत्य है, तो ना तो 1 सत्य है ना तो 2 सत्य है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 51वां है, ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त को ही स्थायी बंदोबस्त कहा जाता था, ठीक है? ध्यान देना है, स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह कंपनी और जमींदारों के मध्य राजस्व नियंत्रण के प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित था, सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है? इसके तहत जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया और साथ ही राजस्व समाहर्ता भी। दोस्तों ये भी सही स्टेटमेंट है दोस्तों, इन्होंने इसका आंसर केवल ए दिया है, ठीक है? और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो इस्तमारी बंदोबस्त वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि जमींदारों को भूमि का स्वामी तो बनाया गया था, इसके बाद जो रैयत वाली प्रथा आई थी उसमें जो है जमींदारों को भूमि के मालिकाना से हटा दिया गया और किसानों को भूमि का मालिक बनाया गया था, ठीक है? ये ध्यान देना, इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। और जैसे समाहर्ता आया, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, समाहर्ता और सन्निधाता आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों,
ठीक है। समाहर्ता जो मौर्य काल में और सन्निधाता समाहर्ता दोनों मौर्य काल से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी थे। समाहर्ता था जो आय का संग्रह करता होता था, वो समाहर्ता कहलाता था, और जो सन्निधाता होता था वो राजकोषीय अध्यक्ष होता था, वो सन्निधाता कहलाता था। ठीक है, कैसे मॉडर्न और एंशिएंट में हम लोग चले गए दोस्तों। पढ़ाई ऐसे होती है, लिंकिंग आधारित। ठीक है, 52वां है, आधुनिक भारत में ब्रिटिश के अंतर्गत राजस्व प्रणाली में प्रयुक्त शब्द महाल से क्या अभिप्राय था। तो महाल का मतलब क्या होता था, महाल का मतलब एक गांव होता था। जैसे महाल वाली प्रथा थी ना, तो महाल वाली मतलब गांव से पूरा राजस्व एकत्र किया जाता था। तो यह जमींदारों के अंतर्गत संपदाओं के लिए प्रयुक्त होता था। तो ए स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। 53वां है, अनुशीलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमोथा मित्र ने की थी, मतलब पी मित्रा ने की थी दोस्तों, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, 1902 में मुख्यालय इनका कोलकाता था। ठीक है, इसकी ढाका अनुशीलन समिति और युगांतर समूह 2 शाखाएं थी, ये भी सत्य है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका सत्य हो जाएगा। ठीक है, और जो ढाका अनुशीलन समिति थी इसकी स्थापना दोस्तों 1905 में होती है, पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा होती है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। 54वां है, कांग्रेस समाजवादी दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इस दल का प्रथम सम्मेलन 1934 ईस्वी में पटना में हुआ था। कांग्रेस समाजवादी दल दोस्तों, ठीक है, पटना में हुआ था, यह सत्य स्टेटमेंट है। इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता के प्रयत्नों से की गई थी, ये भी सही बात स्टेटमेंट है। ये सब जो है समाजवादी नेता थे। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है, दोनों कथन, सी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश नहीं थी। द्विसदनी विधायिका थी, सरकार का संसदीय स्वरूप दोस्तों था, पूर्ण स्वराज नहीं था, इन्होंने डोमिनियन स्टेट्स की मांग की थी, अधिराज्य दर्जे की मांग की थी। इसीलिए तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू अलग हो गए थे, इसीलिए, क्योंकि इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की थी, और सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू चाहते थे पूर्ण स्वराज की मांग हो। तो तीसरा नहीं होगा, तो तीसरा नहीं होगा। ठीक है, तो 2 और 4 इसका सही हो जाएगा। सॉरी, पूछा है कौन सा सही नहीं है दोस्तों, बहुत ढंग से हम लोगों को क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, यहां से गलती हो सकती थी। तो 3 देखिए, 3 सही नहीं है, और सिंध को बंबई से अलग कर देना चाहिए, ये दोस्तों सही है। तो केवल 3 नहीं सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रस्तुत किया गया था पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में दोस्तों। ठीक है, और ये 8 सदस्यों वाली एक समिति थी, जिसमें नेहरू रिपोर्ट 8 सदस्यों वाली एक समिति थी। और इसमें क्या क्या सिफारिशें की थी कि भारत को एक संसदीय स्वरूप देना है, संसदीय स्वरूप की सरकार होनी चाहिए, औपनिवेशिक स्वराज दिया जाना चाहिए। औपनिवेशिक स्वराज मतलब औपनिवेश मतलब ब्रिटेन का हाथ हो, इसीलिए तो इसी को अधिराज्य का दर्जा बोला गया। ठीक है, और द्विसदनीय विधायिका हो। ठीक है, द्विसदनीय विधायिका की बात की गई, और गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सलाह के आधार पर निर्णय लेगा और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा, ये कहा गया। और सरकार का एक संघीय स्वरूप होगा, और केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होंगी। संघीय स्वरूप तो होगा केंद्र सरकार का, लेकिन केंद्र के पास मात्र और मात्र अवशिष्ट शक्तियां होंगी। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए जो अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी, जैसे 1909 में और 1919 में भी, ठीक है, जो अलग पृथक निर्वाचन पद्धति की बात की गई थी, उसको समाप्त करने की इन्होंने अनुशंसा की, इन्होंने सिफारिश की नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, और एक संयुक्त निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल नहीं, पृथक नहीं, संयुक्त निर्वाचक मंडल के गठन की बात की थी, सिफारिश की थी। और इन्होंने नागरिकता और मूल अधिकारों की भी बात की थी दोस्तों नेहरू रिपोर्ट में। पंजाबी और बंगाली समुदायों के लिए आरक्षित सीट नहीं होगी, ये सब ठीक है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण की बात की थी, और सिंध को बंबई से अलग करने की भी बात की थी दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। 56 है, दीपावली घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसकी घोषणा लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी, सत्य स्टेटमेंट है। यह भारत के औपनिवेशिक दर्जे से संबंधित थी, तो यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तो इसका क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, मतलब 1 और 2 दोनों इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, 57वां है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वेवल योजना से जुड़ा नहीं था दोस्तों। ठीक है, वेवल योजना, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग कभी नहीं करेगा, ये लोग ऐसा नियम बनाएंगे क्या कि गवर्नर जनरल कभी वीटो का प्रयोग नहीं करेगा, तो यही गलत हो जाएगा, और असत्य पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे, तो ये भी कहा गया था। ठीक है, वेवल योजना दोस्तों जून 1945 में आया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायसराय की इसमें की जो प्रमुख सिफारिशें थी, प्रमुख बात क्या थी, ये देखते हैं। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया जाए और सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, ये ध्यान देना है। और परिषद और मुख्य चीजें देखते हैं। और कार्यकारिणी परिषद में जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें मुस्लिम सदस्यों की जो संख्या थी ना,
हिंदुओं के बराबर थी, ऐसा नहीं, सवर्ण हिंदुओं के बराबर थी। क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे सकता है दोस्तों, मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर थी, नहीं, सवर्ण हिंदुओं के बराबर थी, ठीक है। और गवर्नर जनरल बिना कारण वीटो का प्रयोग नहीं करा, वीटो का प्रयोग करेगा, इसका मतलब ये हुआ, लेकिन बिना कारण नहीं करेगा, ठीक। कांग्रेस के नेता को रिहा किया जाएगा और एक शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन को बुलाया जाएगा, ये भी बात की गई थी। और युद्ध समाप्त, मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 45 के बीच, कह रहा था युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। 58 तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों कब होता है? 1930, 1931, 1932 क्रमशः प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन होते हैं। तो 1932 में कौन गवर्नर जनरल था? तो 1926 से 1931 तक इरविन था। इरविन के बाद आता है लॉर्ड विलिंगटन आ जाता है दोस्तों, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में होता है, 1931 में होता है और 1932 में होता है। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो नवंबर महीना 1930 में होता है, और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है सितंबर से दिसंबर माह में होता है, और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है वो भी नवंबर के महीने में होता है, ठीक है, ध्यान देना है। 59 है, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित में से किन लोगों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े प्रस्ताव का विरोध किया था? मतलब जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 में चला था 1 अगस्त 1920 को, उसका किन किन लोगों ने विरोध किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था, मदन मोहन मालवीय ने भी किया था, एनी बेसेंट ने भी किया था, और बिपिन चंद्र पाल ने भी किया था, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी किया था, और शंकर नायर ने भी किया था दोस्तों, ठीक है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। हम लोगों को पता है 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी, और 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, और 1 अगस्त को ही तिलक दिवस मनाया जाता है, और बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार की घोषणा अभी हुई थी, उसको नरेंद्र मोदी को दिया, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इसकी पुष्टि करने के लिए सितंबर 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसमें इसको मना कर दिया गया। फिर आता है नागपुर अधिवेशन, दिसंबर 1920 में होता है, जिसमें असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई थी दोस्तों, ठीक है। 60 तक गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला लाहौर षड्यंत्र केस इससे संबंधित, पहला लाहौर षड्यंत्र केस एक आता है सांडर्स हत्याकांड, है कि नहीं? लाहौर षड्यंत्र, सांडर्स हत्याकांड, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव राजगुरु संबंधित है उससे। जो दूसरा वाला लाहौर षड्यंत्र होता है, ये पहला लाहौर षड्यंत्र केस इससे संबंधित है, सत्य स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह भाखना, गुरुदत्त सिंह आदि इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, तो दोनों सत्य स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में होती है, और सैन फ्रांसिस्को का जब आप मैप देखेंगे तो ऐसे करके अमेरिका का मैप है, यहाँ सैन फ्रांसिस्को है, तो और इधर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर होने के कारण इसका एक नाम और आ जाता है पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना। 61 मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष वकार उल मुल्क थे दोस्तों। मुस्लिम लीग का जो गठन होता है वो 1906 में होता है ढाका में, और इसका मुख्यालय कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। और इसके जो नेता थे, संस्थापक नेता थे, आगा खान थे, नवाब सलीमुल्लाह थे, और नवाब मोहसिनुल मुल्क थे। मतलब आगा खान, सलीमुल्लाह खान और मोहसिनुल मुल्क थे इसके संस्थापक थे, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वकारुल मुल्क थे दोस्तों। 62वां द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध निम्नलिखित में से किन वायसरायों के काल में हुआ? तो द्वितीय अफगान युद्ध दोस्तों, अच्छा कैनिंग देखिए 1856 से 62 के बीच में है, और लिटन रिपन, तो लिटन 1876 से 80 है, और रिपन 80 से 84 है। तो जाहिर सी बात है जहां तक होगा इन्हीं के बीच में होगा, तो पहला और तीसरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान देना है, जो पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था वो ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ था, ऑकलैंड, और दूसरा जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लिटन और रिपन के शासनकाल में हुआ था, और तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था चेम्सफोर्ड के शासन, ठीक है, 1919 में, ठीक। 63rd निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई? तो सबसे बाद में होती है दोस्तों बैरकपुर छावनी में विद्रोह। कब होता है? 1857 में होता है बैरकपुर छावनी में विद्रोह। और दोस्तों बैरकपुर में सैन्य विद्रोह एक और होता है जब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, आंग्ल म्यांमार युद्ध होता है। कब होता है? 1824 से 26 के बीच में, ठीक है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है एमहर्स्ट के शासनकाल में। एमहर्स्ट उस समय गवर्नर जनरल होता है, एमहर्स्ट के शासनकाल में होता है 1824 से 26 में। इसका समापन यांडाबू की संधि के साथ होता है। और उसमें क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है,
उसमें जो सैनिक होते थे उनको समुद्र से जो है म्यांमार जाना होता था, ठीक है। तो भारतीय जो सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया कि हम समुद्र से होकर के विदेश नहीं जाएंगे। उस समय भारतीयों में यह धारणा थी काफी अपशगुन होता है समुद्र की यात्रा करना या समुद्र से बाहर जाकर दूसरे देश जाना। तो सैनिकों ने मना कर दिया था, और बैरकपुर में सैनिकों ने मना कर दिया था। तो बैरकपुर के जो सैनिकों ने मना किया था उनको तोप के सामने बांध करके उड़ा दिया गया था दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। तो 1824 में भी, 1826 में भी, 24 में भी एक सैन्य विद्रोह बैरकपुर में हुआ था, लेकिन बैरकपुर छावनी में विद्रोह कह रहा है तो 1857 में हुआ था। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में हुआ था। अवध का विलय दोस्तों, अवध का विलय कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में हुआ था। और सहायक संधि कब लागू हुई थी? 1798 में लागू हुई थी। अब आप बताइए सबसे बाद में कौन सा हुआ था? तो बैरकपुर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दांडी नमक यात्रा कहां से आरंभ हुई थी? तो साबरमती से दांडी नमक यात्रा गांधी जी ने जो है 79 अपने समर्थकों के साथ 322 किलोमीटर की यात्रा को कवर करते हुए दांडी पहुंचे और वहां पर नमक को बना करके नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की दोस्तों। और सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना दोस्तों नेपोलियन से नहीं की, नेपोलियन की एक यात्रा से की थी। नेपोलियन की कौन सी यात्रा? एल्बा से पेरिस की यात्रा। उन्होंने उसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी मार्च से की दोस्तों, ये चीज ध्यान रखनी है। 65 अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत निम्नलिखित में से शिक्षा से संबंधित है। अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत क्या होता है? जब 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आई थी उसमें यह कहा गया था कि अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत दिया गया था। उसमें कहा गया था हम क्या करेंगे, हम कुछ वर्गों के लोगों को, उच्च और मध्यम वर्गों के कुछ लोगों को शिक्षा देंगे और वही शिक्षा छन छन करके अन्य भारतीयों के पास जाएगी। इसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि वो कुछ ऐसे भारतीय पैदा करना चाहते थे जो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ें, जो रंग और वर्ण से तो भारतीय हो लेकिन अपनी सोच, अपने विचार, अपने जो है नैतिकता से अंग्रेज हो। ये लॉर्ड मैकाले का कथन है दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। और अधोगामी निस्यंदन के सिद्धांत को लगभग किनारे लगा दिया गया था जब 1854 का शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसे कहते हैं वुड डिस्पैच, उसके तहत जो है अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत को लगभग त्याग दिया गया था। 66 है तेभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तेभागा आंदोलन, ये आंदोलन फ्लाइड मिशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया गया था। यह सत्य स्टेटमेंट है। इनके साम्राज्य की पश्चिमी सीमा सिंधु नदी थी, गलत है। और ये पता नहीं कौन सा स्टेटमेंट दे दिए हैं, ये बंगाल में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो सत्य कथन बताना है तो केवल एक इसका सत्य हो जाएगा। 67 कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो इसका ड्राफ्ट दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। ये सब चीज भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 68 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 69 पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था, ठीक है। ये ध्यान देना है। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, ठीक है। 70 रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले टॉमस मुनरो ने की थी, गलत स्टेटमेंट है। सबसे पहले चार्ल्स रीड ने की थी दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। और चार्ल्स रीड ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की, ये भी गलत है। और टॉमस मुनरो ने इसमें की थी, मतलब इसका उल्टा कर दिया, ठीक है। तो इसका कौन सा कथन सत्य? ना तो एक ना तो दो सत्य है, ठीक है। रैयत का मतलब किसान होता है। अभी पहले एक्सप्लेनेशन में बता चुके हैं कि महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी। महालवाड़ी का मतलब गांव समाज होता है पूरा, ठीक है। महाल समाज गांव होता है, ठीक है। और रैयतवाड़ी का मतलब किसान होता है। तो अब किसान के साथ व्यक्तिगत रूप से लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा जाता है। मतलब पहले जमींदारी प्रथा में क्या था? किसान और सरकार के बीच में एक बिचौलिया होता था, जमींदार। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, मतलब जमींदार को हटा दिया गया और किसान मतलब बिचौलियों को हटा दिया गया। अब किसान सीधा अपना राजस्व किसे देंगे? सरकार को देंगे। और इसके तहत ब्रिटिश भारत की भूमि 51% थी और जमींदारी में 19% थी और महालवाड़ी में 30% भारत का क्षेत्रफल आता था। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू की। मतलब 1792 में कर्नल रीड के द्वारा सबसे पहले 12 महल में लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद 1820 में फिर बंबई और मद्रास में टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। ये ध्यान देना यहाँ। अब इसकी कुछ सिफारिशें थी, ये देख लेते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। सरकार और किसान के बीच बिचौलियों का वर्ग नहीं था, जाहिर सी बात है।
भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, मतलब भूमि का मालिक किसानों को बना दिया गया। और जमींदारी प्रथा में भूमि का मालिक कौन होता था? जमींदार होता था। ठीक है, ये ध्यान देना है, भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे और गिरवी रख सकते थे। लेकिन अगर समय से लगान नहीं चुकाए तो जमीन हड़प ली जाती थी। ठीक है, लगान की अदायगी ना होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी, लिखा ही है। और लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा होगी। ठीक है, और राजस्व के रूप में किसानों को उपज का आधा भाग देना होता था, मतलब उपज का 50% भाग देना होता था। ठीक है, 71 है, भारत में रेलवे के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में रेलवे के विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने निजी कंपनियों के समक्ष रेल प्रणाली निर्माण का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों सत्य स्टेटमेंट, भले ही भारत में रेल प्रणाली 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आई थी, लेकिन इसका जो पहले जो निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में रखा गया था। स्टेटमेंट सत्य है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र स्थित मुंबई और ठाणे के बीच चली है, सत्य है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सत्य हो जाएंगे। 72वां है, 1833 का चार्टर एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, सत्य स्टेटमेंट है ये। ठीक है, सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के प्रावधान के तहत कंपनी अब विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई। सत्य स्टेटमेंट है, क्योंकि कंपनी से चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार तो हटा लिया गया, और व्यापारिक एकाधिकार तो 1813 के एक्ट में ही हटा लिया गया था, और बचे कुछ जो अधिकार थे चाय और चीन के साथ, इसको इसमें हटा दिया गया। तो कंपनी का अब मुख्य कार्य राजनीति और प्रशासन करना, ठीक है, व्यापार करना नहीं, तो प्रशासन निकाय हो गई। ठीक है, सत्य स्टेटमेंट है। 73 वुड डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के काल में आया था? तो वुड डिस्पैच दोस्तों कब आया था? 1854 में आया था, तो उस समय लॉर्ड डलहौजी दोस्तों। ठीक है, 74 तक घेरे की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस नीति को लागू किया था, बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। और हैदराबाद के निजाम के साथ संधि करके इस नीति की शुरुआत की गई, गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, हैदराबाद के निजाम के साथ, हैदराबाद का निजाम जो 1798 में हम लोग देखते हैं, हैदराबाद को सहायक संधि के द्वारा अलग कर लिया, मिला लिया गया था। और घेरे की नीति ये अलग है और सहायक संधि की नीति अलग है। और इस नीति की जो घेरे की नीति थी, इसके तहत सबसे पहले इलाहाबाद को मिलाया गया था। ठीक है, 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन 1916 के लखनऊ समझौते से संबंध में सत्य हैं? ठीक है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने करी थी दोस्तों। ठीक है, इसमें तिलक द्वारा स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका नारा दिया गया था, सत्य स्टेटमेंट है। इस समझौते का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, यह भी सत्य है दोस्तों। जब स्वीकार कर लिया गया था तभी तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो मध्य समझौता होता है, इसी कारण तो होता है, क्योंकि कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया था, जो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता इन्हीं बेसेंट ने की थी, गलत बात है। 4 नहीं होगा तो 1, 2, 3 इसका स्टेटमेंट सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 76 पाकिस्तान की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी भी स्वयं अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग नहीं की थी, अगर नहीं की होते तो इतना बवाले नमस्ता कभी। ठीक है, तो ये गलत बात है। मोहम्मद अली जिन्ना जब 1940 का लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, और अपने अध्यक्षीय भाषण में ही उन्होंने पृथक पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की थी दोस्तों। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। 1933 में रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान का नाम सामने रखा, यह भी सत्य है, मतलब पहला गलत है, दूसरा सत्य है, तो सत्य बताना है तो दूसरा सत्य है। ठीक है, 77 तक कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1921 के अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था, सत्य स्टेटमेंट है। ठीक है, 1921 के अधिवेशन में, लेकिन यह पास नहीं हो सका था दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना है। और यह पहला प्रस्ताव रखा किसने था दोस्तों? मौलाना हसरत मोहानी ने रखा था। ठीक है, नाम ध्यान दे, तो पहला स्टेटमेंट तो सत्य है। हरिपुरा अधिवेशन में रजवाड़ों को भी भारत की स्वतंत्रता में शामिल किया गया था, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस करते हैं, 1938 में करते हैं। ठीक है, 78 है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना है। ठीक, ये मिशन क्लीमेंट एटली के प्रधानमंत्री काल में आया था, सही स्टेटमेंट है। कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। ठीक है, और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री, लेबर पार्टी की सरकार 1945 में बन गई थी। ठीक,
इस मिशन से कांग्रेस की ओर बातचीत अबुल कलाम आजाद ने की थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये भी सत्य स्टेटमेंट है। मतलब 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है और मई में 16 मई 1946 को मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। ये सत्य स्टेटमेंट है। इस मिशन ने प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। ये गलत बात है। संविधान सभा के जो सदस्यों का गठन हुआ था उसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर गठन हुआ था। ठीक है, तो गलत हो जाएगा और गलत पूछा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 79 आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1815 ईस्वी में की थी, एकेश्वरवाद के विचार को प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, और हेनरी विवियन डेरेजियो ने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत करी थी, अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दोस्तों 1856 में जब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और द्वारकानाथ टैगोर किसके पिता थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। और देवेंद्रनाथ टैगोर किसके पिता थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के दोस्तों। ठीक है, 80 थे। निम्नलिखित में से कौन सा 1859-1860 के नील विद्रोह में शामिल हुए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं शामिल थे। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास शामिल हुए थे दोस्तों। तो दूसरा सही है। दीनबंधु नहीं शामिल थे। तो केवल और केवल दो आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीनबंधु ने नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी थी। नील दर्पण ये संबंधित था दोस्तों नील विद्रोह से ही, लेकिन दीनबंधु नील विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे दोस्तों, ये ध्यान देना है। 81वां है, गांधी जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वराज गांधी जी की गुजराती में प्रकाशित पत्रिका थी, गलत बात है। गांधी जी की हिंद स्वराज थी, स्वराज नहीं थी। स्वराज किसकी थी? एनवी पारुलेकेट की थी, पारुलेकेट की थी। ठीक है, नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन गांधी जी ने नहीं किया था, अंग्रेजी में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो दोनों गलत हो जाएगा। कह रहा कौन सा सत्य है? तो ना तो एक ना तो दो सत्य है। 82वां है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, 83rd है, मातंगिनी हजारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन से मातंगिनी हजारा संबंधित थी। 84वां है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख पुस्तक भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है? मैं नास्तिक क्यों हूं लिखा गया है। आज के युवा भगत सिंह कैसे बन सकते हैं, ये भी सत्य है। द रेड पैम्फलेट ये भी लिखा है भगत सिंह ने, मतलब उपर्युक्त सभी लिखा हुआ है भगत सिंह ने। ठीक है, 85 है, माउंट बेटन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। माउंट बेटन योजना, इसमें भारत के विभाजन को रोकने का अंतिम वैधानिक प्रयास किया गया था, गलत बात है। यही तो आया था, भारत के विभाजन की घोषणा माउंटबेटन योजना के ही तहत की गई थी। जो भारत विभाजन का जो सूत्रधार तय किया गया था वो माउंटबेटन योजना के ही माध्यम से किया गया था। तो पहला गलत हो जाएगा। इसमें संविधान सभा द्वारा पारित किए जाने वाले संविधान को भारत के सभी भागों के लिए मानना अनिवार्य कर दिया गया था, यह भी गलत स्टेटमेंट है। तो कौन सा सत्य है? ना तो एक ना तो दो सत्य। इसमें यह कहा गया था कि यदि संविधान सभा द्वारा पारित किया जाने वाला कोई भी प्रावधान यदि किसी विशिष्ट समूह को यदि पसंद नहीं है तो उस संविधान को मान नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है, संविधान ना मानने के लिए वो स्वतंत्र होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भारत के हजारों टुकड़े करने का प्रावधान भी इसमें निहित था। 86 से निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में हस्तशिल्प उद्योगों की बर्बादी के संबंध में सत्य है? विभिन्न देशी रजवाड़ों का ब्रिटिश भारत में विलय, ये भी है। 1813 का चार्टर एक्ट, ये भी संबंधित है। ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां, ये भी संबंधित है भारतीयों के हस्तशिल्प उद्योगों की बर्बादी के कारण, बर्बादी के लिए। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है बताना है। ठीक है, तो रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह दोस्तों आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू करते हैं। वो उसका जो नेतृत्व काल है 1879 से 1922 दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। खासी विद्रोह छोटा नागपुर में नहीं होता है। खासी विद्रोह असम, मेघालय, मेघालय में ना गारो खासी जयंतिया, तो असम के साइड में होता है। और खासी विद्रोह का जो नेतृत्व करते तीरथ सिंह करते हैं। और कब करते हैं? 1833 में, तीरथ 33 में करते हैं। ठीक है, और रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में होता है, चित्तूर सिंह इसके जो नेतृत्व करता होते हैं, ये करते हैं। तो कौन सा सही है? खासी नहीं सही है। और क्या पूछा है? सुमेलित पूछा है। ठीक है, तो 1 और 3 सुमेलित है, मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 88 यंग बंगाल आंदोलन अभी आया था, इसको तरुण बंगाल आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह आंदोलन बंगाल में क्रांतिकारी प्रभावों को कम करके ब्रिटिश समर्थक युवाओं का एक वर्ग तैयार करने से संबंधित था, गलत बात है। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन इससे संबंधित नहीं था, ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित था और जो भारतीयों के अधिकारों से संबंधित था। ठीक है, ना कि भारतीयों को ब्रिटिश के समर्थक में खड़ा कर देने के लिए था। ठीक, इस आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे, ये सत्य स्टेटमेंट है। तो कौन सा सत्य है? केवल 2 सत्य है। ठीक,
89 निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम में शामिल था? हाई कमिश्नर की नियुक्ति शामिल था, केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था शामिल था, और राज्यों के प्रांतों के स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था थी इसमें। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन था दोस्तों। ठीक है, सही बात है। महिलाओं को सीमित मताधिकार दिया गया था, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, तो डी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, 90 है, सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दास प्रथा का अंत गवर्नर जनरल एलन बरो के काल में किया गया था, सत्य स्टेटमेंट है। एलन बरो का शासनकाल 1836 से 42 के बीच में था। ठीक है, ठगी प्रथा का अंत गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में किया गया था, सही बात है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 के बीच में था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता, देखिए कानूनी मान्यता डलहौजी के काल में मिली, सही बात है। अभी पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, लेकिन इसको लागू किया गया था कैनिंग के शासनकाल में दोस्तों। ठीक है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। सत्य कितने हैं? तो डी सत्य हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सत्य हो जाएंगे। ठीक है, 91 वायकॉम सत्याग्रह से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। वायकॉम सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आंदोलन हरिजनों मतलब तथाकथित दलित वर्गों के मंदिर में प्रवेश से जुड़ा हुआ था, सत्य स्टेटमेंट है। और गांधी जी इस सत्याग्रह के समर्थन में त्रावणकोर चले गए थे दोस्तों, ये भी सत्य स्टेटमेंट, मतलब त्रावणकोर में ही आंदोलन हो रहा था, तो गांधी जी इस सत्याग्रह के समर्थन में त्रावणकोर गए थे, सही बात है। तो दोनों सही हो जाए। 92 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। लाल किला का ट्रायल दोस्तों, लाल किला का ट्रायल कब होता है? 1945 में होता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन की घोषणा 24 मार्च 1942 में होता है, सॉरी 46 में होता है। और नौ सैनिक विद्रोह अभी पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, 18 फरवरी 1946 में होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि उपर्युक्त घटनाएं निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में हुई? तो ये वायसराय का कार्यकाल है दोस्तों, लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल है दोस्तों, 1844 से 1847 के बीच में। ठीक है, और लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल कब तक होता है? 1936 से 43 के बीच में। ठीक है, 93 आ जाता है, संगठन और संबंधित व्यक्ति बताना। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, सही स्टेटमेंट है, मिलान है। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्य स्टेटमेंट है, 1876 में हुआ था। और लंदन इंडिया सोसाइटी दोस्तों, लंदन इंडिया सोसाइटी विनायक दामोदर सावरकर नहीं है इसके, तो तीसरा गलत हो जाएगा। और लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में दादा भाई नौरोजी करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो तीसरा गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 94 स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में हुआ, इस समय निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुई? ठीक है, डॉन सोसाइटी की स्थापना हुई थी, सही बात है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, सही है। और रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो तीनों सही, मतलब उपर्युक्त सभी इसका सही हो जाएगा। 95 है, खिलाफत स्वराज पार्टी के संदर्भ में बताना है। खिलाफत स्वराज पार्टी कहें या मोतीलाल नेहरू या जो चितरंजन दास के द्वारा गठित 1923 में स्वराज पार्टी थी, उसका भी नाम खिलाफत स्वराज पार्टी, मतलब दोनों एक ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, खिलाफत स्वराज पार्टी चाहे बोला जाए या स्वराज पार्टी बोला जाए, हमको एक ही समझना है। काउंसिल परिषद में प्रवेश को लेकर इस पार्टी की स्थापना हुई थी, सही बात है। इस पार्टी की स्थापना इसीलिए हुई थी कि हम राजनीति में भागीदारी करें, राजनीति में घुस करके हम भारतीयों के सुधार की बात करें, इसलिए हुई थी। पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। गांधी जी ने इस पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों का समर्थन किया, बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है, तो दोनों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 96 में ब्रिटिश भारत के दौरान चिपिगर कौन थे? तो चिपिगर दोस्तों विशिष्ट ब्लॉक प्रिंटर हुआ करते थे। ठीक है, 97 है, जर्नल ऑफ एशियाटिक रिसर्च किसने शुरू किया था? तो जर्नल ऑफ एशियाटिक रिसर्च विलियम जोन्स ने किया था, वही विलियम जोन्स जिन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। 98 तक निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। दोस्तों ये गलत बात है, 1791 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, और संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी, इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। और 1781 में कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की गई थी, ध्यान है ना, 1781 में मदरसा, 10 साल बाद 1791 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई थी। और हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में दोस्तों कलकत्ता में राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के द्वारा किया गया था हिंदू कॉलेज। लेकिन दोस्तों जीएस वर्ल्ड वालों ने इसका आंसर, मतलब इसको सही स्टेटमेंट माना है, हमारे हिसाब से तो सही नहीं होना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा इसका आंसर, ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा, या इसका आंसर क्या होगा। 1781 में कलकत्ता में केवल उर्दू भाषा के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए मदरसा स्थापित किया गया था, यह भी गलत बात है। मुस्लिम कानून, अरबी, फारसी, इन सब के अध्ययन के लिए 1781 में कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की गई थी, तो यह भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना है कि पूर्व का ज्ञान त्रुटियों और अवैज्ञानिक विचारों से भरा पड़ा है, तो ये सत्य स्टेटमेंट है। तो कह रहा कि कौन सा कथन सही है, तो केवल और केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है। आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिख के बताइएगा दोस्तों क्या होगा, ठीक है। 99 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1835 के शिक्षा अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, सत्य बात है, मैकाले का द्वारा, ठीक है। वुड्स डिस्पैच जो कि 1854 में आया था, ने सिफारिश की कि प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाएगा, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। 1854 के बाद कंपनी ने स्थानीय भाषा की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का निर्णय लिया, वुड्स डिस्पैच में किया ही गया था, यह भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो उपरोक्त कथन सही है, तो मतलब उपरोक्त सभी कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो वह है, उनकी मुख्य विशेषता सामाजिक और धार्मिक सुधार की थी। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून पर भरोसा किया और बाल विवाह प्रदा प्रथा के उन्मूलन के लिए लगातार काम किया। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक समस्याओं पर विचार को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने वार्षिक सत्रों के लिए बैठक करता रहा। इस परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ है, तो यह है महादेव गोविंद रानाडे का संदर्भ है दोस्तों, ठीक है, यह ध्यान देना है, ठीक। 101वां है, वर्ष 1923 में गठित ली कमीशन का उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय प्रेस पर सेंसरशिप, ये दोस्तों देश में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना, ये भी नहीं, सिविल सेवा में भारतीयों की भर्ती प्रणालियों की जांच करना, बी ऑप्शन सही रहेगा। हम लोग 1919 के अधिनियम में पढ़े थे, 1923 में ली कमीशन आया था, इसने जो है लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की थी, और 1926 में दोस्तों केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। 102वां है, निम्नलिखित में से कौन से संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित किया गया था, तो कौन सा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग ये नहीं था, ये बाबू जगजीवन राम के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है, 1935 में। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1942 में किया गया था, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये 1923 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। तो कह रहा कितने कथन सही है, तो केवल 2 कथन सही, मतलब दूसरा और तीसरा कथन सही है, और केवल 2 कथन इसमें सही है। 103वां है, होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी, तो होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता देना, नहीं, भारत में स्थानीय प्रशासन को अंग्रेजों से मुक्त कराना, नहीं, भारत में शीघ्र अतिशीघ्र 1909 के अधिनियम को लागू करना, नहीं, व्हाइट कॉलोनी के समान स्वशासन का अधिकार देना, यह सही स्टेटमेंट है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 104वां है, आजाद हिंद फौज के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1942 में की गई थी, गलत बात है। प्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना तो इनके द्वारा की ही नहीं गई थी। प्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना का जो विचार आया था कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, लेकिन प्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की जाती, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बोस ने 1943 में एक अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की, जिसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में था, गलत बात है। 1943 में तो की थी अस्थायी सरकार की स्थापना, लेकिन मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में नहीं था, मुख्यालय सिंगापुर और बर्मा में था दोस्तों, ठीक है, जिसे बहुत सी ध्रुव शक्तियों के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी, यह भी स्टेटमेंट सही है, बहुत सी ध्रुव शक्तियों के द्वारा, यह भी उपखंड वाक्य का जो ये खंड है ये भी सही है, जापान जर्मनी इटली ने मान्यता दी थी, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। इस सेना का लक्ष्य जापानी सहायता से भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना था, यह भी सत्य है, और अंडमान निकोबार को जीत करके सुभाष चंद्र बोस को तो दे ही दिया गया था, और 2 द्वीपों का नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप सुभाष चंद्र बोस ने कर दिया था, ठीक है, ये सही हो जाएगा। आरंभिक रूप से इसे जापान द्वारा मलाया अभियान तथा सिंगापुर के भारतीय युद्ध बंदियों को मिलाकर गठित किया गया था, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो दोस्तों पहला दूसरा नहीं सही है, और तीसरा और चौथा इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 105वां, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब क्या विचार करना, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के क्या कारण थे, तो क्रिप्स मिशन की विफलता सही है, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, और इसकी विफलता से भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने की प्रेरणा मिली थी, सही है। सर्वव्यापी असंतोष, ये भी सत्य है। लॉर्ड इरविन द्वारा गांधी जी के 11 सूत्री मांगों की अस्वीकृति सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बनी थी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 3 नहीं होगा, 3 जहां है काट देते हैं, 1 2 चौथा देख लेते हैं। मित्र राष्ट्रों की पराजय, मतलब ब्रिटेन की पराजय, और दक्षिण पूर्व एशिया और बर्मा से अंग्रेजों की वापसी भी कारण बने कि अंग्रेज कमजोर हो रहे हैं, अब भारत छोड़ो आंदोलन को तीव्र किया जाए तो भारत आजाद हो सकता है, तो ये सही हो जाएगा। तो तीसरा गलत हो जाएगा, 1 2 4 सही हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 106, राष्ट्रवादियों द्वारा नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने के पीछे क्या कारण था।
नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने के पीछे का कारण बर्केनहेड के द्वारा दी गई चुनौती थी कि भारतीय अपना संविधान बना ही नहीं सकते। तो इस चुनौती को स्वीकार किया पंडित मोतीलाल नेहरू ने और उन्होंने सर्वदलीय सम्मेलन का गठन किया फरवरी 1928 में, और इन्हीं सर्वदलीय सम्मेलन ने मिलकर के 28 अगस्त 1928 को जो है एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया और नेहरू रिपोर्ट को पास भी किया था दोस्तों। तो ये किस संदर्भ में था? ये साइमन कमीशन विरोधी बहिष्कार करने की मांग उठाना नहीं, 1928 में केंद्रीय विधानसभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक की विफलता पर प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया नहीं, इसे लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के अंगीकरण को लोकप्रिय बनाने के लिए लाया था नहीं, नेहरू रिपोर्ट में तो डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी, है कि नहीं, अधिराज्य दर्जे की बात की गई थी। अगर पूर्ण स्वराज की बात की गई होती जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इससे अलग ही ना होते, इसमें अधिराज्य दर्जे की बात की गई थी, इसीलिए दोनों लोग अलग हो गए थे। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 107वां है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया था, उस संबंध में हमको विचार करना। इसने भारत की एकता को बनाए रखा और अलग पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। अच्छा, क्या बताना है, क्या सही है? तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसने भारत की एकता को बनाए रखा और अलग पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था कैबिनेट मिशन, ये बात सत्य है। इसने भारत संघ हेतु संविधान बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा के गठन की अनुशंसा की, गलत है, अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। इसने विदेशी मामले, रक्षा और संचार के विषयों के साथ संबंध रखने वाले मजबूत केंद्र का प्रावधान किया था, गलत बात है, इसने कमजोर केंद्र का प्रावधान किया था और यही 3-4 विषय केवल केंद्र के पास थे, समस्त शक्तियां जो है प्रांतों को दे दी गई थी, ठीक है, जो मुख्य मुख्य विषय थे सब दे दिए गए प्रांतों को, तो इससे केंद्र कमजोर हो गया था, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? केवल एक ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 108वां, निम्नलिखित कथनों में से ब्रह्म समाज के संबंध में सही बताना है। इसने पुरोहितवाद का विरोध किया, सही किया। ब्रह्म समाज का जो गठन किया था राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था, ठीक है, और इसी के विरोध स्वरूप राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान देना है। इसने मूर्तियों, प्रतिमाओं या स्मारक पूजा का विरोध किया, यह भी सत्य है। ब्रह्म समाज ने कर्म और आत्मा के देहांतरण के सिद्धांत का विरोध किया, यह गलत बात है, कर्म के सिद्धांत का विरोध नहीं किया था इन्होंने। इसको राजा राम मोहन राय ने इसको भविष्य के लिए छोड़ दिया था कि भविष्य के जो सदस्य होंगे ब्रह्म समाज के वो निर्धारण करेंगे, वो तय करेंगे कि क्या करना है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। 109वां है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1784 के एक्ट में ही बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था। इसके पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे? व्यापारिक मामलों को देखते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों को देखने के लिए आए थे, ठीक है। तो 1784 के एक्ट के संबंध में यह कथन सत्य हो जाएगा। इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया, गलत बात है, ये तो 1773 में था, है कि नहीं, ठीक है। इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रयास किया, यह भी गलत हो जाएगा, ये तो 1853 में था, है कि नहीं। तो क्या सही हो जाएगा? केवल और केवल एक सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 110वां है, मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, सही स्टेटमेंट है। हिंदुस्तान टाइम्स भी सही सुमेलित है, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स के ये सभापति थे 1924 से 1946 के बीच में। हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष थे ये 1922 और 1923 में दोस्तों, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अधिवेशन की अध्यक्षता भी 2 बार कर चुके हैं, 1909 और 9 जोड़ दीजिए 1918 2 बार, तो चारों संबंधित है दोस्तों, ठीक है। 111वां जगह, भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 18वीं शताब्दी का मतलब 1700 से शुरू हो जाएगा और 1799 तक चलेगा दोस्तों, ठीक है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब 1750 के बाद। उत्तरार्ध में मोआ मरिया द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्ति के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो यह असम के अहोम राजा के विरुद्ध विद्रोह किया गया था दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 112वां है, रोलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। रोलेट एक्ट मतलब 1919 में आया था ये, ठीक है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी निर्वाचित भारतीय सदस्य ने बिल के खिलाफ मतदान किया था, करेंगे, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का तो कानून था ये, तो करेंगे क्यों नहीं भारतीय, है कि नहीं। इस अधिनियम ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना जूरी के मुकदमा चलाने या यहां तक कि बिना मुकदमे के कैद करने की अनुमति दी।
इस अधिनियम ने दी थी, है कि नहीं? बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया, ठीक है? तो दोनों सही हो जाएगा दोस्तों इसका, ठीक है? ध्यान देना। और जो रॉलेट एक्ट था, इसका एक नाम था अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम भी इसका नाम था, ठीक है? ये ध्यान देना है। 113वां है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में पूना समझौता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पूना समझौता, पूना समझौता जो अभी देखते हैं, दलित वर्गों की ओर से इस पर B.R. अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे, स्टेटमेंट सही है, लेकिन पूछा कौन सा नहीं है। केंद्रीय विधानसभा में 50% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित थी। दोस्तों यही गलत बात है, ठीक है? केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए, तथाकथित दलित कहेंगे हम तो, कि 18% सीटें आरक्षित थी केंद्रीय विधानमंडल में, और प्रांतीय विधानसभा में दोस्तों इसकी संख्या 71 से बढ़ा करके 147 कर दी गई थी, ठीक है? इनकी संख्या, ठीक है, आरक्षण देकर के, ठीक है? ये ध्यान देना है। तो ये गलत हो जाएगा, और नहीं पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विचार को त्याग दिया गया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसे सरकार द्वारा कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में स्वीकार किया गया था, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। तो कौन सा सत्य नहीं है? बी वाला सत्य नहीं है। 114वां है, ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा से संबंधित लॉर्ड कैनिंग ने अनुबद्ध और अनुबद्ध सिविल सेवाओं की शुरुआत की, गलत बात है। सिविल सेवाओं का जनक कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस किया था इसका, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा। पूछा कौन सा सही है? 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने पहली बार सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली परीक्षा प्रदान की, नहीं 1853 में, 1853 के एक्ट के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी, है कि नहीं? तो ये गलत हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहली बार जिला कलेक्टर के पद का सृजन किया था, ये भी गलत है। जिला कलेक्टर के पद का सृजन वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था दोस्तों, है कि नहीं? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत और इंग्लैंड में अलग अलग आयोजित होने वाली भारतीय सिविल सेवा की भर्ती परीक्षा के लिए प्रावधान किया गया था। हम लोग एक्ट में भी पढ़ चुके हैं 1919 की, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शेष सभी गलत हो जाएंगे। 115 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिज्ञा आंदोलन का संबंध किससे था? तो प्रतिज्ञा आंदोलन का संबंध दोस्तों बाल विवाह को रोकने के संबंध में था, और इस प्रतिज्ञा आंदोलन को चलाया क्या? महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ राव ने चलाया था दोस्तों, ठीक है? ध्यान देना है। 116वां है, घेरे की नीति या रिंग फेंस की नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन तैयार करना था, सत्य स्टेटमेंट है। यह सहायक संधि की नीति का विस्तार था, गलत बात है। जबकि सहायक संधि की नीति का विस्तार नहीं था, सहायक संधि जो है ये घेरे की नीति का विस्तार था। मतलब घेरे के या रिंग ऑफ फेंस की नीति का विस्तार क्या था? सहायक संधि, क्योंकि घेरे की नीति लाया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और सहायक संधि आई थी लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में, ठीक है? ध्यान देना है। और घेरे की नीति पहले आई थी, तो सहायक संधि 1798 में आया था। तो जाहिर सी बात है, तो घेरे की नीति का विस्तार कौन होगा? सहायक संधि होगा, ना कि सहायक संधि की नीति का विस्तार था घेरे की नीति, ठीक? तो इसमें केवल एक स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 117वां है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रांतिकारी और उनके कार्य सुमेलित हैं? बीना दास गिरफ्तार कर सूर्यसेन के साथ मुकदमा चलाया गया, सत्य स्टेटमेंट है ये। कल्पना दत्त राज्यपाल के दीक्षांत समारोह के दौरान उन पर गोली चलाई गई, ये गलत है। गोली दोस्तों प्रीति लता वाडेकर ने चलाया था दोस्तों, ठीक है? तो ये हो जाएगा। और प्रीति लता वाडेकर छापेमारी के दौरान मौत हो गई थी, ये भी पहले बताए थे, इन्होंने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली थी दोस्तों, ठीक है? तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है और तीसरा भी सही है दोस्तों, ठीक है? पहला सही, तीसरा सही। शांति घोष और सुनीता चंदेरी बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने जहां के जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो चौथा भी सही है। तो 1, 3 और 4 तीनों सही हो जाएंगे, मतलब, ठीक है? 118वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930 को, दोस्तों जल्दबाजी करेंगे तो ये स्टेटमेंट हम लोग सही मार देंगे, जैसे 5 मार्च देखें तो गलत है। 5 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों, ठीक है? गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी इरविन समझौते को 2 महात्माओं का मिलन कहा, ये भी गलत है। 2 महात्माओं का मिलन सरोजिनी नायडू ने बोला था, ठीक है? तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। कह रहा कौन सा सही है? तो ना तो 1 ना तो 2 सही है, ठीक? 119वां, सन्यासी विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सन्यासी विद्रोह में सबसे पहले धार्मिक भिक्षुओं और बेदखल जमींदारों के नेतृत्व में बंगाल के विस्थापित किसान और विस्थापित सैनिक थे, सत्य स्टेटमेंट है। और जो सन्यासी विद्रोह हुआ था 1760 से 1800 के बीच में हुआ था, और केना सरकार और द्विज नारायण इसका नेतृत्व किए थे।
इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में प्रसिद्ध किया था, सत्य स्टेटमेंट है। वंदे मातरम गीत का प्रयोग आनंदमठ में किया गया, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। 1875 में वंदे मातरम लिखा गया था दोस्तों, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी इसका सही हो जाएगा। 120वां है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटनाओं को सबसे पहले से शुरू करके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। व्यक्तिगत सत्याग्रह हम लोग देखते हैं अक्टूबर महीने में 1940 में हुआ था, ठीक है। क्रिप्स मिशन दोस्तों 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन, अच्छा क्रिप्स मिशन मार्च महीने में आया था, मार्च 1942, और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ था, ठीक है। चितरंजन दास फार्मूला दोस्तों 1944 में आया था, ठीक है। और आईएनए का परीक्षण दोस्तों 1945 में आया था, ठीक है। तो क्या कहना सबसे पहले बताना है, तो सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह एक आया, फिर दोस्तों मार्च 1 2 3 4 5 एक क्रम से ही है ये 1 2 3 4 5, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 121वां सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा आयोजित रेड शर्ट्स या खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन ईश्वर का सेवक का मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो इनका क्या मुख्य कार्यक्रम था? क्या आतंकवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ आगे बढ़ना? नहीं। कांग्रेस के कार्यक्रम का प्रचार करना? नहीं। उत्तर पश्चिम सीमांत भाग में ब्रिटिश सरकार की सैन्य कार्रवाई का विरोध करना, यह सत्य स्टेटमेंट है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्धसैनिक संगठन की स्थापना करना, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। 122वां है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के वास्तुकार और मास्टरमाइंड होने के कारण हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत का खिताब किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को दिया जाता है, ठीक है। 123वां है, 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में, 19वीं शताब्दी कब आती है दोस्तों? 1800 से 1899 में आती है। अंतिम चतुर्थांश मतलब 1875 के बाद, ठीक है, ये ध्यान देना है। 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की निम्नलिखित में से कौन सी मांगे थी? सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए, ये मांग थी, सत्य स्टेटमेंट है। आपराधिक मामलों में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए भारतीय न्यायाधीशों का अधिकार, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। एल्बर्ट विधेयक इसी से संबंधित तो है, ठीक है, ध्यान देना है। शस्त्र धारण करने का अधिकार, यह भी सत्य स्टेटमेंट है, तो इसका भी 1 2 3 सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 124वां है, भारत में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे? ब्रिटेन अपने युद्धों के वित्त पोषण के लिए ऋण बाजारों का सफलतापूर्वक उपयोग करता था, सत्य स्टेटमेंट है। फ्रांस और पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनियां बड़े पैमाने पर राज्य के स्वामित्व में थी, मतलब वो सरकारी थी, सत्य स्टेटमेंट है, और ये प्राइवेट थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारक कंपनी के निर्णय पर काफी प्रभाव डालते थे, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, तो कौन सा सही है? तो 124वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 125वां है, निम्नलिखित में से विचार करना है, कांग्रेस अधिवेशन और उनका महत्व। 1890 में राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन का विलय, ये 1886 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, ये इस समय नहीं हुआ था, तो ये सुमेलित नहीं है। और क्या कह रहा है? 1886 में सर बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने, मतलब इसकी अध्यक्षता किए थे। तो सर बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, ये 1886 में नहीं किए थे दोस्तों, 1887 में किए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1885 में कांग्रेस का संविधान बनकर तैयार हुआ, तो दोस्तों ये भी गलत है। 1908 में कांग्रेस का संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, तो तीनों नहीं सुमेलित हैं, तो तीनों युग्म नहीं सुमेलित हैं इसके, ठीक है। 126 हो जाएगा, गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नील मजदूर या इंडिगो मजदूरों की समस्या का समाधान करना था, ठीक है। 127वां, लखनऊ समझौता 1916 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिसंबर 1916 को लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था, जिसके तहत कांग्रेस ने अलग निर्वाचक मंडलों को स्वीकार किया था, ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल को इसमें कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। यह बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाले अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच समझौता था, सत्य स्टेटमेंट है, तो दोनों सत्य हो जाएंगे, ठीक है। 128वां है, स्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्थायी बंदोबस्त, बंगाल के जमींदारों को तब तक जमीन का मालिक माना जाता था जब तक वे ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित रूप से राजस्व का भुगतान करते थे, सत्य स्टेटमेंट। भुगतान देना जहां बंद या लेट हुए, सूर्यास्त का नियम लागू था, जहां लेट हुए वहां हड़प ली जाती थी जमींदारी, सत्य स्टेटमेंट है। जमींदारों को कंपनी को राजस्व की जो राशि देनी थी वह निश्चित थी और किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जाती थी, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। रैयत मतलब किसान काश्तकार बन गए क्योंकि उन्हें मिट्टी का जुताई करने वाला माना जाता था, ये भी सत्य स्टेटमेंट। अब देखिए, रैयत काश्तकार बन गए और जमीन के मालिक जमींदार बन गए, ठीक है, ये ध्यान देना है। इस बंदोबस्त ने जमींदारों को प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां प्रदान की, गलत बात है, प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां छीन ली गई थी, तो कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा? केवल 1 2 3 स्टेटमेंट इसका
सही हो जाएगा। थोड़ा सा जमींदारी प्रथा के बारे में देख लेते हैं। जमींदारी दोस्तों वंशानुगतिक, राइटिंग पर मत जाइएगा दोस्तों, कंटेंट भरपूर है, इससे बाहर जमींदारी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। भूमि का मालिक जमींदार होता था, अभी उधर पहले के क्वेश्चन में मिला था कि भूमि का मालिक जमींदार था तो उसको गलत माना था, ठीक नहीं, तो भूमि का मालिक जमींदार होता था, ठीक है। और कृषक जो थे वो जोतदार हो गए थे, ये तो अभी इसी स्टेटमेंट में मिला है। और सरकार ने पहले 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया था, मतलब 1789 में करीब आया था ये स्थायी बंदोबस्त, और मतलब 10 साल के लिए आया था, और 1793 में इसको स्थायी कर दिया गया था, ठीक है। फिर इसको स्थायी बंदोबस्त में तब्दील कर दिया गया। यह आरंभ में सरकार के लिए लाभदायक, ठीक है, ये नहीं, ठीक है। इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास में लागू किया गया था। ये कुल क्षेत्रफल का 19% क्षेत्रफल पर लागू था भारत के, ठीक है। इसमें जमींदारों की प्रशासनिक शक्ति और न्यायिक शक्तियां छीन ली गई थी, ठीक है। और 1789 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया, इसका आधार वर्ष बनाया, मतलब 10/11 भाग जमींदारों के पास नहीं, 10/11 भाग सरकार कंपनी के पास जाएगा, और 1/11 भाग इसका जमींदार अपने पास रखेंगे दोस्तों। सरकार ने बीच में 1793 में स्थायी इसको कर दिया था, और इसमें सूर्यास्त का नियम लागू था, मतलब भुगतान की यदि अंतिम तिथि हो गई और तब तक भुगतान नहीं किया गया तो जमींदारी छीन ली जाती थी दोस्तों, ठीक है। 129वां है, दुनिया में अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने के बावजूद 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन शुरू हो गया। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार थे, ठीक है। भारतीय बाजार में सस्ते ब्रिटिश माल का आयात करना सत्य है, सस्ते में आता था, भारत का सामान महंगा हो गया अपने आप, ठीक है, तो ये था कारण। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, ये भी कारण है। भारतीय वस्त्रों पर लगभग 0 निर्यात शुल्क, गलत बात है ये। अगर निर्यात शुल्क 0 होगा भारतीय वस्तुओं पर तो भारत का सामान विदेशों में सस्ता बिकेगा, और भारत के सामान की मांग अधिक होगी तो भारत का निर्यात बढ़ेगा, भारत का हस्तशिल्प उद्योग बढ़ेगा, तो ये स्टेटमेंट उस हिसाब से गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो 0 निर्यात शुल्क नहीं था, निर्यात शुल्क बढ़ा दिया गया था ताकि भारत का सामान बाहर जाके और महंगा बिके और भारत का उद्योग धंधा ठप हो जाए, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। संचार और परिवहन सुविधाओं की क्रांति ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को समापन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। तो क्या पूछा कौन कौन से कारण जिम्मेदार है, पहला, दूसरा, चौथा जिम्मेदार है, ठीक है, तो सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 130वां, द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन, पहला चरण का क्रांतिकारी आंदोलन कौन सा था, 1905 से 15 के बीच में था, ठीक है, और द्वितीय चरण का 1924 से फिर 30-35 तक था, ठीक है, 35 तक मान लेते हैं, ठीक है, ये था। द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य एक सशस्त्र क्रांति का आयोजन करना था, सत्य स्टेटमेंट है। एचआरए की स्थापना 1924 में सचिन नाथ सन्याल और रामप्रसाद बिस्मिल और अन्य सहयोगियों के द्वारा कानपुर में की गई थी दोस्तों, ठीक है। अधिकांश क्रांतिकारी समाजवाद के विचारों के प्रति आकर्षित थे, ठीक बात है, सत्य बात है। द्वितीय चरण के जो क्रांतिकारी थे वो धीरे धीरे क्रांतिकारी हिंसा से अलग होकर के समाजवादी विचारों की तरफ आगे बढ़ रहे थे दोस्तों, ठीक है। कानपुर षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कार्रवाइयों से जुड़ा था दोस्तों, गलत बात है, कितनी बार बता चुके हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से काकोरी कांड जुड़ा हुआ था, कानपुर षड्यंत्र नहीं दोस्तों, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो मतलब 1 और 2 स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री लगभग पूरी कंप्लीट हो गई है। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, 95 से 98% क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।